वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट किया था आपको इनमें से कौन सा मानवा का एक्सप्लेनेशन सुनना है। बहुत सारे लोगों ने सी यू माई किंग को वोट दिया था, इसीलिए आज मैं इस मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 1000 सालों से मेरा इंतजार कर रहे हो। जेंगली, जो एक साधारण मेडिकल स्टूडेंट है, पर उसे आर्कियोलॉजी बहुत पसंद है, स्पेशली इवीज के सिविलाइजेशन। फाइनली उसे एंशिएंट कंट्री के खंडरों को देखने का मौका मिला, पर एक्सीडेंटली उसने कब्र को गार्ड करने वाली स्टेचू को जगा दिया। उस स्टेचू को देखते हुए वो सोच रहा था, क्या ये जिंदा है? वो हमेशा से ही इस मिस्टीरियस एंशिएंट कंट्री के प्रति आकर्षित था, और शायद ये स्टेचू उन सब का आंसर है। ये जादुई मुलाकात, पर उन दोनों को अलग होना होगा। जेंगली को नहीं पता कि ये भगवान का आशीर्वाद है या फिर एक मिथ। टाइम ट्रैवल के दौरान वो 1000 साल पहले चला गया, जब इवीज जीवित थी। वहाँ पे उसका मुलाकात फिर से उसी पर्सन से हो जाता है। वो इवीज का आखिरी किंग था। इस मोमेंट पे वो ह्यूमन के बॉडी में था, पर वो रॉक की तरह ही कोल्ड था। वो एक अत्याचारी था, फिर भी जेंगली हार मानने वालों में से नहीं था। इस बार वो उसे प्रोटेक्ट करने की सोचता है। ये था मानवा का प्रोलॉग। अब मेन स्टोरी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाया जाता है। वहाँ पे पहुँच चुका था हमारा एमसी, जिसका नाम था जेंगली, जिसे मैं ली पुकारूंगी। वहाँ पे वो एक टूरिस्ट गाइड से मिलता है, जो कि उसी का ही वेट कर रहा था। आज ली एंशिएंट सिविलाइजेशन इबीस को देखने जाने वाला है। उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें डेजर्ट से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए वो लोग कैमल का सहारा लेते हैं। ट्रैवलिंग करने के दौरान टूरिस्ट गाइड कहता है, मैंने नोटिस किया कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि तुम आर्कियोलॉजी स्टूडेंट नहीं हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? ली कहता है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। टूरिस्ट गाइड कहता है, हमारे रिसर्च ग्रुप में ज्यादातर लोग आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं। आखिर एक मेडिकल स्टूडेंट इबीस देखने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ली कहता है, बचपन से ही मैं इबीस के प्रति आकर्षित रहा हूँ और लंबे समय से मैं इस अवसर का इंतजार कर रहा था। ली सोच रहा था, इस जगह में कुछ तो खास बात है, ये मुझे अपनी ओर खींचती है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है, इबीस एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जिसकी स्थापना 5000 साल पहले हुई थी। ये नीलो नदी के किनारे लगभग 1500 वर्षों तक फलता फूलता रहा और फिर हवा में लुप्त हो गया, और हाल ही में रेगिस्तान की रेत खिसकती गई, जिसकी वजह से ये पूरा शहर का अवशेष सामने आया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इबीस का लास्ट इंपेरिकल सिटी का नाम था मांगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उस जगह पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे वो इबीस के खंडर को देख रहे थे। उन खंडरों को देखते हुए ली सोचने लगता है, ये कौन जानता था कि इस मिस्टीरियस एंशिएंट किंगडम से मेरा डेस्टिनी जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ली सोच रहा था, यहाँ के खंडर बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। मैं अपने टीममेट से अलग हो चुका हूँ। उस जगह पे ली को कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। तभी ली वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है। वो सोचने लगता है, क्या ये मेरे टीममेट्स हैं? जब वो उन लोगों को ध्यान से देखता है, वो सोचता है, नहीं, ये लोग कब्र के लुटेरे हैं। वो लुटेरे वहाँ से कीमती सामान ले जा रहे थे। ली सोचता है, मुझे शांत रहना होगा, मुझे चुपके से यहाँ से निकलना होगा एंड मेरे रिसर्च टीम को ढूंढना होगा। पर तभी एक लुटेरा पीछे से उसके सर को हिट करता है। कुछ देर के बाद ली को जब होश आता है, वो सोचने लगता है, मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है एंड मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब वो उठने की कोशिश करता है, उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है। वो सोचने लगता है, मेरे सिर के ऊपर एक ढक्कन है, ये कौन सी जगह है? अभी उसे सुनाई देता है, एक लुटेरा कह रहा था, हमने उसे ताबूक में बंद कर दिया है, कोई भी उसे इस जगह पे ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरा लुटेरा कहता है, अब तुम बातें करना बंद करो, अब चलो यहाँ से। ये सुन के ली सोचने लगता है, क्या मुझे ताबूक में बंद करके रख दिया गया है? वो ताबूक को खोलने की कोशिश करता है एंड चिल्लाते हुए कह रहा था, क्या कोई बाहर है? मुझे यहाँ से निकालो। ताबूक को जोर जोर से हिट करने की वजह से उसके हाथों से खून बहने लगता है एंड वो कह रहा होता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देन हमें दिखाया जाता है, उसकी खून की वजह से वो ताबूक ग्लो करने लगता है। देन कुछ सेकंड के बाद वो ताबूक अपने आप खुल जाता है। जब वो ताबूक से बाहर निकलता है, वो अपने सामने एक स्टेचू को देखता है। वो सोचने लगता है, क्या ये एक स्टोन स्टेचू है?
वो स्टेचू के सामने खड़ा हो जाता है एंड सोचने लगता है ये स्टेचू बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। उस स्टेचू को टच करते हुए वो सोचता है ऐसा लग रहा है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तभी उसे रियलाइज होता है उसे ये सब कुछ अभी नहीं सोचना चाहिए, पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद उस स्टेचू का ऊपरी परत निकलने लगता है। देन वो स्टेचू अपने आईज ओपन करता है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ली के ऊपर। ली भागते भागते फिर से उन लुटेरों के सामने पहुँच जाता है। उसे देख के एक लुटेरा कहता है वो कैसे बाहर निकल गया, उसे जल्दी से पकड़ो। ली अभी सोच रहा था यहाँ पे बस 2 लोग हैं, इन्हें मैं मैनेज कर लूंगा। ली एक लुटेरे को हिट करते हुए सोच रहा था मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं माउंटेन्स में पला पड़ा हूँ। उस लुटेरे को हिट करने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है, पर तभी वहाँ पे बाकी लुटेरे भी पहुँच जाते हैं। ली अब पूरी तरह से गिर चुका था। वो भला अकेले उन लोगों से कैसे लड़ सकता था, ऊपर से उनके पास वेपन्स भी थी। एक पत्थर की वजह से ली का पैर फिसल जाता है एंड वो गिरने ही वाला रहता है। तभी एक लुटेरा डैगर की मदद से उसे पीछे से घायल कर देता है। ली सोच रहा होता है मैं इस जगह पे नहीं मरना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे वो स्टोन स्टेचू पहुँच जाता है एंड वो सभी लुटेरों को मारने लगता है। ली सोचने लगता है ये स्टोन स्टेचू जिंदा कैसे हो गया। सारे लुटेरों को मारने के बाद वो स्टोन स्टेचू ली की ओर देखता है। उसे देख के ली बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो सोच रहा था अब वो मुझ पे सीधा वार करेगा। वो स्टोन स्टेचू अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। वो ली के फेस में लगे दाग को अपने हाथों से साफ कर देता है। इससे ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो स्टोन स्टेचू कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, पर उसके लिप के मूवमेंट से पता चल रहा था कि वो कह रहा है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। स्टोन स्टैचू के फेस पे जो मुस्कुराहट थी वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। ऐसा लग रहा है उसे सब कुछ मिल गया था, पर उसे देख के ली बहुत ही ज्यादा हैरान में था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी और सारी चीजें यही से शुरू होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ली को दिखाया जाता है अभी वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में था। वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहा था। तभी उसका क्लासमेट उसे हाथ जोड़ते हुए कहता है क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तभी एक लड़की ली से कहती है तुम्हें क्या हुआ है, जब से तुम आर्कियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से वापस आए हो तुम खोए खोए से लगते हो। दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना था कि तुम हर्ट हो गए थे, तुम छुट्टी लेके रेस्ट क्यों नहीं करते। ली कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे इंजरीज हील हो चुके हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है उस दिन ली बेहोश हो गया था। बाद में जब उसे होश आता है वो तब मेडिकल में था। उसे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल टीम ने उसे ढूंढ लिया था एंड वो 1 हफ्ते के बाद जाग रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि उन लुटेरों को ढूंढ लिया गया है। पर सबसे अजीब बात ये थी कि जब उसने अपने टीम मेंबर को पूछा क्या उन्होंने स्टोन स्टेचू को कब्र के पास देखा था, पर टीम मेंबर को इस स्टेचू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन के बाद से ली को अजीब सपने आने लग गए थे। सपने में वो एक ऐसे पर्सन को देखता है जो स्टोन स्टेचू से सिमिलर था एंड कभी कभी उसे ऐसा भी फील होता है कि कोई उसे स्टेयर कर रहा है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो अभी घर वापस जा रहा होता है। वो अभी भी स्टोन स्टेचू के बारे में ही सोच रहा था। वो खोया हुआ था, इसीलिए रोड क्रॉसिंग के दौरान वो कार को आते हुए नहीं देख पाता है। तभी सडनली कोई उसे पीछे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो उस पर्सन के ऊपर गिर जाता है। जब वो पीछे पलट के उसे थैंक यू कहता है वो देखता है ये तो वही स्टोन स्टेचू है। वो सोचने लगता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। देन वो आगे सोचने लगता है जब मैं उस एंशिएंट जगह पे था तब उसने मुझे हर्ट नहीं किया था एंड अभी सडनली वो यहाँ पे मुझे बचाने के लिए अपीयर हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो स्टोन स्टेचू उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रहा था। ली उसे पूछता है तुम कहना क्या चाह रहे हो। वो स्टोन स्टेचू अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। तब ली उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने मुझे क्यों बचाया एंड तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। पर वो स्टोन स्टेचू उसे कुछ और ही बताना चाहता है। पर तभी एक पर्सन कहता है जेंग ली क्या ये तुम हो, क्या कोइंसिडेंट है। उस पर्सन का वॉइस सुन के वो स्टोन स्टेचू तुरंत ही गायब हो जाता है। वो पर्सन ली से कहता है चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। वैसे तुम इस रोड में बैठ के क्या कर रहे हो। ली उसे पूछता है क्या तुमने अभी कुछ देखा। वो पर्सन कहता है तुम किस चीज की बात कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं देखा।
वो पर्सन ली को उठने में मदद करता है एंड उससे पूछता है क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। ली कहता है नहीं कुछ भी नहीं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ली घर पहुंच चुका था। दरवाजे के पास वो देखता है कि कुछ चीजें पड़ी हुई थी। देन वो नोटिस करता है कि झाड़ियों में वो स्टोन स्टेचू छुपा हुआ है। ये देख के वो स्माइल करता है। देन वो घर के अंदर एंटर करते हुए कहता है इतना सारा खजाना, इसे देख के मैं बहुत खुश हूँ। अब ये सब मेरा हुआ। ये सुन के वो स्टोन स्टेचू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी बाहर बारिश होने लगता है, इसीलिए स्टोन स्टेचू उसके घर के दरवाजे के पास बैठ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो चुपके से घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, पर तभी ली उसे पकड़ लेता है। ली उसे दीवार की ओर पुश करते हुए कहता है इस बार तुम मुझसे भाग नहीं सकते। देन ली उसे कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे आंसर दो, क्या तुम बीच से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो? तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? एंड तुम चीज क्या हो? अगर तुम मुझे आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ये फ्रॉक खिला दूंगा। ये सुन के स्टोन स्टेचू घबराने लगता है। वो अपना हाथ हिलाते हुए उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। ली सोचने लगता है ऐसा लग रहा है वो सच में बात नहीं कर सकता। ली उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है छोड़ो इन चीजों को, तुम मुझे फॉलो करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाथरूम में ली उसके बालों को टॉवल से रब कर रहा होता है। ली सोच रहा होता है उसके बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। देन ली उसका स्किन को टच करते हुए सोच रहा था उसका स्किन स्टोन की तरह दिख रहा है। क्या उसका चेहरा स्टोन की तरह हार्ड है? क्या उसके आईज सॉफ्ट हैं? देन वो उसका माउथ देखते हुए सोचता है उसका टंग एंड वोकल कॉर्ड दोनों हार्ड है, इसीलिए उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। देन वो आगे सोचता है उसका सरफेस हार्ड है पर उसका इनर टिश्यू सॉफ्ट है। देन वो उसका फेस टच करते हुए सोचता है आखिर तुम चीज क्या हो? तभी स्टोन स्टेचू उसे देख के स्माइल करता है। ये देख के ली सोचने लगता है ये क्या था, वो बुद्धू लग रहा है। देन वो सोचने लगता है ये किसी पपी की तरह है। वो आगे सोचने लगता है बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। हालांकि उसके ओरिजिन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है उसके कोई बैड इंटेंशंस नहीं है। बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, इसीलिए ली उसे आज घर के अंदर रुकने के लिए इजाजत दे देता है। पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन बदल के 2 दिन हो जाएगा एंड देन 1 वीक। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब वो स्टोन स्टेचू उससे क्लोज होने लग गया था। रात को ली जब सो जाता है स्टोन स्टेचू उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। आधी रात को जब ली का नींद टूट जाता है वो देखता है स्टोन स्टेचू उसके पास ही सोया हुआ था। वो सोचने लगता है जब भी वो मेरे साथ होता है मुझे कुछ फील होता है, ये फीलिंग्स इतने भी बुरे नहीं है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक ही कमरे में थे। अभी ली एक किताब पढ़ रहा होता है। उस किताब में लिखा गया है फुल मून की रात को अगर ये काम पूरा ना हो पाया तो अनुबीज फिर से अंडरग्राउंड चले जाएंगे। ये पढ़ के ली सोचने लगता है ईबीज के लोग डेथ को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उनका मानना था कि डेथ के बाद वो लोग स्पेल्स एंड रिचुअल की वजह से फिर से पुनर्जन्म ले सकते हैं। ली को ये सब चीजें काल्पनिक लगती है। तभी हवा के झोंके से फ्लावर का पेटल उसके बुक के ऊपर गिरता है। वो सोचने लगता है इस फ्लावर को तो स्टोन स्टेचू ने लगाया था। देखा जाए तो उसे यहाँ पे 2 मंथ हो चुके हैं। ली ने उसे अपने हाथों से उस बीज को बोते हुए देखा था। उसने फूल को बनते हुए देखा, अब वो मुरझाने के करीब है। वो फ्लावर कुछ दिनों में मुरझाने वाला था, इसीलिए स्टोन स्टेचू बहुत ही ज्यादा परेशान था। ली उसे समझाते हुए कहता है ब्यूटी कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती है, तुम्हें ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा रिलैक्स कर लो। उसे रिलैक्स करवाने के लिए ली उसे डॉर्मेटरी के पीछे मौजूद एक खाली मैदान में ले जाता है। ली उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे इतने दूर क्यों खड़े हो? तभी ली नोटिस करता है कि उसके साथ कुछ तो हो रहा था। उसकी आंखों का कलर रेड हो चुका था। ली उसके करीब जाते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ? तभी स्टोन स्टेचू उसके नेक पे सडनली बाइट करता है। ली तुरंत उसे धक्का मार देता है। ली बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसे इस तरह से घबराते हुए देख स्टोन स्टेचू बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ली उसका सर पकड़ते हुए कहता है जरा रुको, तुम सही नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है?
यहाँ से मत जाओ। देन सडनली ली बेहोश हो जाता है। स्टोन स्टेचू उसे कैरी करके वापस घर ले जाता है। उस दिन के बाद से ली को 1 हफ्ता तक बुखार रहता है। जब भी वो अपनी आंखें खोलता है वो स्टोन स्टेचू को अपने पास पाता है। रॉक स्टेचू उसका देखभाल कर रहा होता है। कभी कभी वो अपना आपा भी खो देता है एंड कभी वो बहुत ही ज्यादा शांत होकर बैठ जाता है। ली को ये सारी चीजें एक सपने की तरह लगने लगता है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि जल्द ही वो उसे छोड़ के चला जाएगा। एक करता है तब स्टोन स्टेचू उसे बचाने के लिए पूल के अंदर छलांग लगा चुका था। ली को एक्सपेक्ट था वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। स्टोन स्टेचू उसे पूल से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर तभी ली उसे पीछे से हग कर लेता है। इसके बाद ली उस स्टोन स्टेचू को एक जगह पे लेके जाता है। उसे पता करना था कि आखिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। पर स्टोन स्टेचू अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है। ली नोटिस करता है उसके हाथों में क्रैक पड़ गए थे। ली उसे कहता है तुम्हारे बॉडी को क्या हुआ, मुझे जरा देखने दो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। देन ली उसका शर्ट को ऊपर उठाता है। वो देखता है कि उसके स्टोन स्टेचू के पास जाने लगता है। वो सोच रहा था मैं उसे वहाँ पे उस जगह पे भला अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। आज फुल मून की रात है। इधर हमें स्टोन स्टेचू को दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद ली वहाँ पे पहुँच जाता है। वो सोच रहा था फॉर्चुनेटली वो अभी भी यहाँ पे है। ली उससे कहता है कुछ देर पहले मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। उसकी आवाज सुन के स्टोन स्टेचू उसके करीब जाने लगता है पर अभी उसके पैर में भी क्रैक पड़ चुके थे। ये देख के वो यही करना चाहता था पर तभी वो स्टोन स्टेचू पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। ली जब अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने एक स्टोन को पड़ा हुआ देखता है। ली सोचने लगता है उसके चेस्ट पे जो जेम स्टोन था क्या वो हार्ट का शेप का था। इन द एंड बस यही बचा। उस स्टोन को पकड़ के ली रोने लगता है। वो सोच रहा था अगर तब मैं नहीं भागा होता तो उसे ये प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। अगर मुझे पहले पता होता कि मैं उसके लिए क्या फील कर रहा हूँ तो फिर मैं। तभी वो स्टोन सडनली ग्लो करने लगता है। वो सोचने लगता है उससे मिलना एक मिरेकल था। क्या मुझे ये मिरेकल फिर से मिल सकता है? प्लीज मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। तभी वो स्टोन और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। ली जब अपनी आंखें खोलता है वो सोचने लगता है ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा चमकीली है। देन वो सोचने लगता है उसके सामने कौन है। जब वो गौर से उस पर्सन को देखता है वो सोचने लगता है क्या ये वही है। वो तुरंत उसके करीब जाके उसे गले लगा लेता है एंड वो सोच रहा था मिरेकल सच में एग्जिस्ट करती है। पर वो जिस पर्सन को हक करता है वो उसे दूर पुश कर देता है। वो पर्सन दिखने में स्टोन स्टेचू की तरह ही लग रहा है पर वो स्टोन स्टेचू की तरह नहीं लग रहा था बल्कि वो ह्यूमंस की तरह लग रहा था। वो पर्सन ली से कहता है क्या तुम एक हत्यारे हो। देन वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है इसे बंदी बना लो। ये सुन के 2 पर्सन कहते हैं यस मैजेस्टी। ये कह के वो लोग ली को बंदी बना लेते हैं। तभी ली अपने सामने एक बड़ा सा स्टोन टैबलेट देखता है। उस टैबलेट पे कुछ तो लिखा हुआ था। ये देख के वो सोचने लगता है क्या ये सिटी ऑफ मांगा है। इसके बाद हमें उस सिटी को दिखाया जाता है। ली ने पहले भी इबीस के खंडरों को देखा था इसीलिए उस जगह को देखते हुए वो सोचता है ये सिटी ऑफ मांगा है, इसमें कोई शक नहीं है। देन वो आगे सोचने लगता है क्या मैं समय से पीछे आ चुका हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे सामने जो पर्सन खड़ा है वो। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली को बंदी बना के पैलेस के अंदर ले जाया जा रहा था। स्टोन पिलर के पैटर्न, दीवार में बनाई गई ड्राइंग्स और गार्ड्स के यूनिफॉर्म, ये सब कुछ देख के ली समझ चुका था कि ये सच में इबीस है। और उसके सामने जो बंदा गद्दी पे बैठा हुआ था वो इबीस का सम्राट है। ली सोचने लगता है पर वो स्टोन स्टेचू किंग कैसे बन गया। गार्ड्स उसे बोलते हैं अपने घुटने पे बैठ जाओ। ली सोचने लगता है वो स्टोन स्टेचू एक नेमलेस कफन के आगे खड़ा हुआ था। क्या वो सच में एक किंग था? पर इस पर्सन का ड्रेस उस स्टोन स्टेचू से पूरी तरह से मिलता है। वो पर्सन ली से कहता है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। उस पर्सन के सामने जो गार्ड खड़ा हुआ था वो चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो। पैलेस के सामने जो टेम्पल है तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम्हारा इंटेंशन क्या था। तभी एक पर्सन जिसका हेयर रेड कलर का था वो कहता है योर मैजेस्टी जरा देखिए उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। जब से वो यहाँ पे आया है वो आप ही को घूरे जा रहा है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। ली कहता है मैं, पर तभी वो चुप हो जाता है। वो सोचने लगता है वेट, मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मैं फ्यूचर से यहाँ आया हूँ, नहीं तो वो मुझे पागल समझ के मार डालेंगे। वो गार्ड फिर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे आंसर दो।
ली घबराते हुए सोच रहा था, मैं फ्यूचर से यहाँ पे मरने के लिए तो नहीं आया हूँ ना। मैजेस्टी के साथ जो पर्सन था वो कहता है, योर मैजेस्टी, वो लड़का कुछ भी नहीं कह रहा है, वो बस आपको घूरे जा रहा है। ली सोच रहा होता है, मैं टाइम से वापस आ चुका हूँ जब वो ह्यूमन फॉर्म में था। मैं उसे देखना चाह रहा था, क्या इसी रीजन की वजह से मैं पास्ट में आ गया, पर वो मुझे नहीं जानता है। उसका पर्सनालिटी स्टोन स्टेचू से पूरी तरह से अलग है। स्टोन स्टेचू जेन्युइन एंड काइंड था, पर यहाँ पे वो एक किंग है और मैं उसके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, इसीलिए उसके लिए सतर्क रहना ये समझ में आ रहा है। अगर मुझे उससे बातचीत करने के लिए ज्यादा मौका मिलती रहेंगी तो शायद हम दोनों करीब आ सकते हैं। देन वो आगे सोचता है, मैं फिर से उसे खोने का दर्द सहना नहीं चाहता हूँ। किंग राजगद्दी से उठ जाता है। वो ली के करीब जाके अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देख के ली हैरान हो जाता है। उसे स्टोन स्टेचू के बारे में याद आने लगता है। ली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोच रहा होता है, वो अभी भी सेम स्वीट पर्सन है, पर तभी एक गार्ड उसके हाथों में डैगर रख देता है। ये देख के ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग को समझ नहीं आता है उसने अपने हाथ आगे क्यों बढ़ाए हैं। वो उसके हाथों पे स्टैब कर देता है। ली दर्द से चिल्लाने लगता है। किंग कहता है, एक नीच हत्यारे ने मेरे हाथ तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की। इसे तुम पनिशमेंट समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं है कि तुम किस तरह के सिचुएशन में फंस चुके हो। ये सुन के ली उसे स्टेयर करने लगता है। इससे किंग गुस्सा हो जाता है और उसका बाल पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अपनी आंखें नहीं चाहते हो। ली कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। किंग देखता है कि उसके हाथ गंदे हो चुके हैं, इसलिए वो डैगर को फेंक देता है। वो वापस अपने गद्दी पे जाने लगता है। वो कहता है, मेक श्योर कि वो 3 दिन के अंदर सब कुछ उगल ले। मुझे परवाह नहीं है कि वो जिंदा रहे या मर जाए, मुझे बस सच का पता लगाना है। ली सोचने लगता है, ये वो स्टोन स्टेचू नहीं है, वो नहीं है स्टोन स्टेचू। मेरा प्रोटेक्टिव स्टोन स्टेचू मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो एक अत्याचारी है। इसके बाद ली को वहाँ से घसीट के ले जाया जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को बिस्तर में पाता है। वो सोचने लगता है, मुझे दर्द हो रहा है, किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए हैं और किसी ने मेरे चोट पे पट्टी बांधा हुआ है। देन वो आगे सोचता है, क्या मैं किसी कमरे में हूँ, बाहर कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। मुझे हत्यारा समझ के यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है। देन वो ये सोच के परेशान होने लगता है, मैं जिस पर्सन को देखने के लिए मर रहा था, अभी वो सेम पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहा। वो सोच रहा था टाइम ट्रैवल के बाद उस पर्सन से मिलना उसके लिए मिरेकल था, पर अभी उसे ये सब कुछ पनिशमेंट की तरह लग रहा था। पहले तो इस यूनिवर्स ने उससे स्टेचू को छीन लिया एंड अब उसे इस अत्याचारी से डील करना होगा। ये सब कुछ सोच के वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। वो सोचने लगता है, अच्छा होता कि मैं अगेन उससे नहीं मिलता। देन वो आगे सोचता है, सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो चुपके से डोर के पास पहुँचता है, पर जब वो डोर को ओपन करने ही वाला होता है तब एक पर्सन उस डोर को खोल देता है। उस पर्सन को देख के ली घबराने लगता है। वो पर्सन ली के करीब जाने लगता है। ली सोचने लगता है, क्या वो स्टेचू ये पर्सन था। देन वो आगे सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये किंग का राइट हैंड मैन है। इस पर्सन की वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। वो पर्सन ली के करीब जाते हुए कहता है, जरा देखो किसे होश आ गया है। तुम हिज मैजेस्टी के ब्रूटलिटी को देख के डर गए होगे, पर तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के को निकलने के लिए मुझे अपना इनोसेंस प्रूव करना होगा, पर शायद वो मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। इसके बजाय वो मुझे सवाल पूछेगा एंड मैं उसे टाइम ट्रैवल के बारे में बता नहीं पाऊंगा। ली उसे दूर पुश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है मुझे एमनेशिया हो गया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी ली स्टूपिड बनने का प्रिटेंड कर रहा है ताकि वो देख सके कि क्या होता है आगे। उसका एक्सप्रेशन देख के ली सोचने लगता है, उप्स, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। वो पर्सन एक्साइटेड होकर कहता है, क्या एमनेशिया, ये कितनी दुख की बात है। तुम्हें अभी यहाँ पे प्रिजनर बना के रखा गया है, अब तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से बच के भी नहीं निकल सकते। उसका बिहेवियर देख के ली सोचने लगता है, क्या वो भी एक्टिंग कर रहा है। देन वो पर्सन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा बैंडेज करने का टेक्निक बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है, क्या तुमने इसे फिर से रैप किया था। वैसे जो लोग एमनेशिया से सफर करते हैं, क्या वो इसे मास्टर कर सकते हैं। ये कितना वियर्ड है। ली कहता है, ये बस एक डिसेंट रैपिंग है, इसमें कोई प्रोफेशनल टेक्निक नहीं है।
ये सुन के वो पर्सन पीछे हट कहता है, ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे पता नहीं है कि ये मेरा है या नहीं। वैसे भी ये चीज ब्लड से कवर है, शायद इससे बैड लक आ सकती है। भला अकेला छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी याद आएगा तो मुझे बता देना। ये कह के वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। उस पर्सन के जाने के बाद ली उस नेकलेस को हासिल करने की कोशिश करता है। वो भला स्टोन स्टेचू का आखिरी निशानी को कैसे जाने दे सकता है। तभी वो पर्सन उसके पैर को कुचलने लगता है एंड उस नेकलेस को उठाते हुए कहता है, ये चीज तुम्हारे लिए काफी कीमती होगी ना, इसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो ना। देखो तुम्हारे हाथों में फिर से चोट लग गई। ली गुस्से से कहता है, मुझे वो वापस करो। उसे गुस्से में देख के वो पर्सन गार्ड्स को कहता है, कोई मेरी मदद करो। एक गार्ड तुरंत आके ली को पकड़ लेता है। ली पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। वो पर्सन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी आसानी से सच उगलोगे। मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर और लॉकअप में रहना चाहिए। अगर तुम समझदारी से काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पीछे जो पर्सन खड़ा है वो तुरंत एक्शन लेगा। और एक बात जान लो, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम फॉक्स और पावरफुल लायन दोनों से पंगा ना लो। देन वो ली के फोरहेड को टच करते हुए कहता है, अगर तुमने फिर से इस फॉक्स के सामने कुछ भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और मैं सबके सामने तुम्हारे ट्रू कलर को रिवील करूंगा। आफ्टर ऑल ये मेरा जॉब है। मेरा नाम इप्टिटी है, मैं यहाँ का चीफ हूँ और हिज मैजेस्टी का राइट हैंड मैन हूँ। अब से मैं इस पर्सन को ईवी पुकारूंगी। तभी ईवी नोटिस करता है कि एंट्रेंस के पास किंग खड़ा हुआ है। ईवी अपने गार्ड से कहता है, उसे चेन से बांध दो, उसे बस पीने के लिए पानी देना, उसके ऊपर कड़ी नजर रखे रहना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली के हाथ एंड पैर को चेन से बांध लिया गया है, उसे बस पीने के लिए पानी दिया जाता है। इधर हमें ईवी को दिखाया जाता है जो किंग के साथ था। ईवी उसे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किंग कहता है, तुम यहाँ नीचे आओ। ईवी कहता है, श्योर योर मैजेस्टी, आपके प्लान के मुताबिक हमने उसे ऐसी जगह पे बंदी बनाया है जहाँ पे उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। उसके ऊपर कड़ी नजर रखा गया है, इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है हमें बस उसका आने का इंतजार करना है। देन ईवी आगे कहता है, उस लड़के का टाइमिंग एंड उस जगह पे अपीयर होना ये काफी अजीब बात है। तब आपने स्टोन टैबलेट ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी को ऑर्डर दिया था, तभी अचानक से 3 मीटर की दूरी में वो बंदा आपके पीछे अपीयर हो जाता है। मुझे लगता है कि पोजी या याजू का एक जासूस ये पता लगाने के लिए आपके पास आया था कि आप बेदी के ऊपर क्या कर रहे थे, और फिर हमने उसे पकड़ लिया। यहाँ पे पोजी एंड याजू एक कंट्री है जो कि इबीस का दुश्मन है। ईवी कहता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि चर्च ने अपने आदमियों को अचानक उस समय भेज दिया होगा कि वो आपको रोकने के लिए कुछ। वो कहता है, मुझे लगता है इन सब के पीछे चर्च का हाथ होगा। ईवी हैरान होकर कहता है, ये तो वही स्टोन है ना, उस लड़के ने इसे लाया है ना, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है एंड आप इससे नट्स को क्रैक कर रहे हैं। किंग कहता है, खैर ये बहुत ही ज्यादा काम का है, अच्छा है कि ये अब मेरे पास है। ईवी कहता है, बहुत सारे हत्यारे आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं और हालांकि ये पर्सन काफी अनोखा है, फिर भी आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमेशा की तरह आप उसे मार क्यों नहीं देते। किंग कहता है, जब वो अपीयर हुआ था तब रेत की वजह से मैं सही से देख नहीं पा रहा था, अगर उस समय उसने मुझे मार दिया होता तो शायद मैं बच नहीं पाता, पर उसने मुझे। देन वो अपसेट होके कहता है, एनीवे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है, वो हमसे कुछ तो छुपा रहा है। ईवी सोचने लगता है, ओह मैं तो लगभग भूल ही गया था, उस लड़के ने किंग को हक किया था। ईवी कहता है, फॉर्चुनेटली आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था एंड आपने उसे ऑन द स्पॉट नहीं मारा, बल्कि इसके बजाय आपने धीरे से उसके हाथों में स्टैब किया था। किंग कहता है, याद रखना तुम्हें उसे जिंदा रखना है और उसके ऊपर कड़ी नजर रखे रहना। तुम यहाँ के चीफ हो, तुम्हें क्या करना चाहिए मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल मैं बस एक अत्याचारी हूँ। ये कह के किंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें किंग का नाम पता चलता है, इसके बाद से मैं उसे मेहमीस बोल के पुकारूंगी। तभी वहाँ पे एक गार्ड भागते हुए आता है एंड कहता है, बॉस उस हत्यारे ने सुसाइड कर ली। ये सुन के ईवी शौक में बोलता है, क्या। ईवी तुरंत ली के पास जाने लगता है, वो कहने लगता है, उसने सुसाइड कर लिया, भला ये कैसे हो सकता है। वो गार्ड घबराते हुए कहता है, उसने ब्रदर के गले में कांच का टुकड़ा रख के उसे बंदी बना लिया है।
उसने मुझे आपसे झूठ कहने के लिए कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है, उसके पास बॉम्ब भी है। ये सुन के ईवी शौक में पड़ जाता है। इसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है। उसने एक गार्ड को हॉस्टेज में रखा हुआ था। ली कहता है, एक्चुअली मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। मैं यहाँ पे जिस मिशन के साथ आया हूँ उससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है एंड तुम्हें मुझे इसके बारे में पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था मुझे जाने देने के लिए, पर सबसे पहले तुम मेरा नेकलेस मुझे वापस करो, देन तुम्हें मुझे फ्रीडम देना होगा एंड तुम मुझे मॉनिटर भी नहीं कर सकते। ये सुन के ईवी गुस्से से बोलता है, तो तुमने मुझे यहाँ पे जोक सुनाने के लिए बुलाया है। ये जोक फनी भी नहीं है। तभी हम नोटिस करते हैं कि झाड़ियों के पीछे से धुआं निकल रहा है। ली कहता है, मुझे पता था तुम्हें इस पे भरोसा नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। देन वो आगे कहता है, मैं गॉड का पर्सन हूँ, अगर तुमने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो गॉड नाराज हो जाएंगे। गॉड अपनी बात मनवाने के लिए आग बरसाने जा रहे हैं एंड देन सडनली वहाँ पे आग लग जाती है। देख के गार्ड घबराते हुए कहता है, बॉस ये तो सच में रियल है, ये लड़का सही कह रहा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कर्व लेंस की वजह से ली ने वहाँ पे आग लगाया था। ली को पता था कि ईवीज के लोग गॉड के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए वो गॉड का नाम लेके उन्हें डराने लगता है। ईवी कहता है, वेल ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ईवी के इशारे से बहुत सारे गार्ड ली के ऊपर एरो पॉइंट करते हैं। देन ईवी आगे कहता है, लेकिन बात ये है कि मुझे धमकी बर्दाश्त नहीं होती है। देन वो अपने सारे गार्ड्स को एरो चलाने के लिए इशारा करता है। ली कहता है, जरा रुको, मैंने किसी को बंदी बनाया है एंड मैं तुम्हें धमका नहीं रहा था, मैं बस तुम्हारे साथ रेगुलर कन्वर्सेशन करना चाहता था। पर वो सारे गार्ड एक ही साथ उसके ऊपर एरो थ्रो करते हैं। ली सोचने लगता है, पर ईवीज के लोग भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। अभी उसे लगने लगता है कि उसने सब चीज गड़बड़ कर दी। उसने जिस पर्सन को बंदी बनाया था उसे एरो से बचाने के लिए ली एरो के सामने खड़ा हो जाता है। ये देख के ईवी थोड़ा हैरान हो जाता है। ईवी उसे गार्ड्स के ऊपर से हटाते हुए कहता है, मुझे लगा कि ऐसे टाइम पे तुम अपने पावर्स दिखाओगे, पर ये सब कुछ क्या था। ली नोटिस करता है कि एरो का पॉइंटेड पार्ट तो कटा हुआ था, इसीलिए उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। ईवी उसे नेकलेस वापस करते हुए कहता है, तुम ये ले सकते हो। ली कहता है, पर क्यों। ईवी कहता है, तुमने हमारे आदमियों को बचाया, इसी रीजन की वजह से। देन ईवी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ऐसा लगता है तुम इतने बुरे लड़के भी नहीं हो। ली उसका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है एंड कहता है, तुम्हारे लिए भी ये लागू होती है। ईवी कहता है, मैंने तुम्हारा फर्स्ट डिमांड को पूरा कर दिया है, नेकलेस वापस लौटा के। तुम्हारा सेकंड डिमांड है कि मैं तुम्हें फ्रीडम दूं, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ तो करना होगा। ईवी कहता है, अगर इन एरो की वजह से उसे चोट लगा है तो उसके चोट पे मलहम लगाओ, इसके बाद उसे डायरेक्ट लाइब्रेरी ले जाना। ली कहता है, क्या लाइब्रेरी, पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझे फ्रीडम दोगे। ईवी कहता है, तुम फ्रीडम लगा हुआ था इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाता है। अभी ईवी सोच रहा होता है कि योर मैजेस्टी, आपका गट फीलिंग बिल्कुल सही था, ये हत्यारा यूनिक है। कुछ देर के बाद हमें लाइब्रेरी दिखाया जाता है। ईवी अब लाइब्रेरी के अंदर था। ली सोचने लगता है यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ईवी गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए कहा था, पर तुमने एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा है। क्या तुम अनपढ़ हो? तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम कितने लूजर हो। ली परेशान होकर सोचने लगता है, ये कितनी अजीब बात है। हालांकि मैं लिखित लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं उनके स्पोकन लैंग्वेज को सही से समझ पा रहा हूँ। तभी एक पर्सन भागते हुए वहाँ पे पहुँचता है एंड कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो पर्सन ईवी के पास जाता है एंड कहता है, ये हत्यारा यहाँ पे क्या कर रहा है। ईवी कहता है, उसको लेके तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या कहना है कहो। वो पर्सन कहता है, वो बात ये है कि एक प्रीस्ट टैक्स की रकम अपने पास रख रहा है, लेकिन चर्च उसकी मदद कर रहा है, अब हमारा कदम क्या होगा। ईवी कहता है, ये आदमी, सबसे पहले इसका फाइल चेक करो, हमें कुछ तो एविडेंस मिलेगा। इसने 3 साल पहले टैक्स चोरी की थी और किसी को धोखा भी दिया था। उसे उसके सभी गलत कामों के लिए न्याय का स्वाद चखाओ, इस बार चर्च भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। वो पर्सन कहता है, ये फाइल अभी डोजियोर बिल्डिंग में होगा, जो यहाँ से बहुत दूर है और शायद ही कोई वहाँ पे कदम रखता है। इसके अलावा मैं अभी काम में बिजी हूँ।
ली भी उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। ईवी कहता है हमें उसे भेजना चाहिए। ये सुन के ली कहता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है होता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है। लगता है मुझे किसी से गोल्ड चुराना होगा ताकि मैं ईवीस पे घूम सकूं। देन वो आगे सोचता है मुझे केयरफुल होके रहना होगा, मुझे जल्दबाजी से कोई भी काम नहीं लेना है। मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मुझे किंग के चैम्बर, पैलेस या किसी भी रूम से चोरी नहीं करनी है और मैं लाइब्रेरी से भी चोरी नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो डोजियर बिल्डिंग पे पहुंच चुका था। वो सोचने लगता है यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भरा हुआ है, क्या यहाँ पे मुझे गोल्ड से बनी हुई कोई भी चीज मिल सकती है? अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी तो मैं बेकार में यहाँ पे आया। तभी वो एक पर्सन के हाथ में गोल्ड देखता है। वो उस पर्सन को कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे साथ लाइट शेयर कर सकते हैं? अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगी तो मैं आपको ये वापस कर दूंगा। वो उस पर्सन का रिप्लाई के लिए वेट करता है, पर बहुत देर हो चुकी थी, वो पर्सन कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। वो सोचने लगता है ऐसा लग रहा है वो पर्सन मेरी मदद करने के मूड में नहीं है। पर कुछ देर के बाद वो पर्सन उसे लाइट दे देता है। ली सोचने लगता है ऑसम, मुझे ये मिल ही गया, अब मैं इस जगह को गुड बाय कह सकता हूँ एंड उस अत्याचारी किंग को भी। पर ली जब उसे थैंक यू कहने के लिए उसकी ओर देखता है, वो ये देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि किंग है। मेहमीस उसे कहता है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उसे देख के लिए हैरान हो जाता है एंड उसके हाथ अभी उसके मन में एक सवाल था, इसीलिए वो मेहमीस से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन के मेहमीस हैरान हो जाता है। मेहमीस कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। ली सोचने लगता है ओह नो, मुझे उसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था। आखिर मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व क्यों हो रहा हूँ? मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी मेहमीस कहता है तुम मुझे मिमी पुकार सकते हो। ये सुन के ली कहता है क्या मिमी? उसे ये नाम थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो सोचने लगता है क्या उसे लग रहा है कि मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। मेहमीस कहता है तुम्हें क्या हो गया? तुम लाइट के जरिए डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ढूंढ रहे? ली लाइट उठाते हुए कहता है हाँ मैं जल्दी से जाके ढूंढ लेता हूँ। देन वो वहाँ से जाते हुए कहता है रूम 3 रो 6 बॉक्स 9 वॉल्यूम 4, आखिर वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे है? तभी मेहमीस कहता है क्या तुम इस डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहे हो? ये सुन के ली सोचने लगता है ये कितना घटिया कोइंसिडेंट है। ली कहता है तुम उससे पढ़ रहे हो ना, कोई बात नहीं तुम पढ़ सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेहमीस कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस इसे ऐसे ही पढ़ रहा था, मैं कुछ और पढ़ लूंगा, तुम आओ और इसे ले जाओ। ली कहता है ठीक है। वो सोच रहा होता है क्या मुझे अभी उसके पास जाने की जरूरत है। उसके पास जाने से पहले री रैक में पड़ी हुई डस्ट को अपने हाथों में ले लेता है। वो सोच रहा था अगर वो मुझे हार्म करने की कोशिश करेगा तो मैं ये डस्ट उसके फेस में फेंक दूंगा। इसके बाद मैं इस पैलेस से दूर भाग जाऊंगा। मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि वो मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। ली उसके पास जाता है। मेहमीस कहता है क्या तुम श्योर हो, तुम्हें यही डॉक्यूमेंट चाहिए? ली कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, मैं नाम पढ़ नहीं सकता, क्या तुम मेरे लिए ये पढ़ सकते हो? ली सोच रहा होता है मुझे उसके ज्यादा करीब नहीं जाना है, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। पर मेहमीस उसके करीब जाता है। ये देख के ली सोचने लगता है आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेहमीस कहता है तुम ये पढ़ नहीं सकते हो ना, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। देन मेहमीस आगे कहता है वेल हम दोनों ये साथ में सीख सकते हैं। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इस फैंसी लैंग्वेज के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ली कहता है वेट, तुम भी ये नहीं पढ़ सकते? अभी वो सोच रहा था ये अत्याचारी मुझे पढ़ने सिखाएगा। मेहमीस कहता है मैं नहीं पढ़ सकता, इसीलिए मैं सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, पर मुझे काफी पता है इसीलिए मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तुम ये लाइट मेरे करीब लाओ। तुम लकी हो जो ईवी के साथ काम कर रहे हो, पर वो एक सिविल ऑफिसर है। अगर तुम्हें अपना करियर बढ़ाना है तो तुम्हें ये लैंग्वेज सीखना होगा। देन हेमिस उसे आगे कहता है यहाँ पे कई लोगों की कहानियों के बारे में लिखा गया है। उन धार्मिक शास्त्रों के तुलना में इस स्टोरी को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर ली उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था क्या ये वही सेम अत्याचारी है? उसने मुझे लाइट दी, देन उसने मुझे डॉक्यूमेंट भी हैंड ओवर किया। अभी वो एक सर्वेंट को पढ़ाने सिखा रहा है। वो मुझसे अच्छी तरह से बातचीत कर रहा है। क्या ये वही सेम अत्याचारी है? देन वो आगे सोचने लगता है हम दोनों बहुत ही करीब है, मैं उसे स्मेल कर पा रहा हूँ।
शायद वो नाटक कर रहा है या फिर ये वही पर्सन है। शायद उसके अंदर कहीं अभी भी उस पर्सन के अवशेष बचे हैं जिसे मैं बहुत। तभी एक पर्सन अचानक से मेहमीस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के ली उसके ऊपर डर्ट फेंक देता है। वहाँ पे एक नहीं बल्कि कई सारे पर्सन थे। एक पर्सन कहता है धत तेरी की, हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी। तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है उसके साथ जो पर्सन है उसे भी मार डालो। ये सुन के मेहमीस उसे कहता है तुम यहाँ से जाओ। मेहमीस उन पर्सन को मारने लगता है। मौका देख के ली वहाँ से भागने लगता है। वो सोचने लगता है वो लोग मुझे भी क्यों मारना चाहते थे। वो अकेले उनसे नहीं लड़ पाएगा, मैं बाहर जाके किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। पर जब वो दरवाजा को ओपन करता है उसे महसूस होता है कि बाहर से किसी ने डोर को लॉक कर दिया है। वो पीछे पलट के देखता है मेहमीस उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। मेहमीस को देख के उसे स्टोन स्टेचू के बारे में याद आ जाता है। उसकी मदद करने के लिए वो एक सेल्फ को उन लोगों के ऊपर पुश कर देता है। देन वो मेहमीस को कहता है क्या तुम ठीक हो, पर मेहमीस उसका गला पकड़ लेता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि सेल्फ को पुश करके ली ने उसकी मदद की है। वो चैन की सांस लेता है और ली को छोड़ते हुए कहता है फॉर्चुनेटली तुम उन लोगों में से नहीं हो, मुझे माफ कर देना। ली कफ करते हुए सोच रहा था मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझे इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया है। मेहमीस कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इस तरह की चीजों से यूज्ड टू हो चुका हूँ। बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी ने शोर सुन लिया होगा, वो जल्द ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो इस गंदगी को साफ कर देंगे, अब तुम यहाँ से वापस जाओ। देन मेहमीस वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो ली से कहता है मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए फिर से यहाँ पे नहीं आऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ली उस जगह से बाहर निकल गया था। वो सोच रहा था कोई आने से पहले मुझे जल्दी से ये जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, पर तभी उसे मेहमीस के बारे में याद आने लगता है। इसीलिए वो वापस ईवीज पैलेस की ओर जाने लगता है। वो सोच रहा था मैं यहाँ से क्यों जा रहा था, मैं रियल सिचुएशन को देखे बिना यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा क्या वो वही सेम रॉक स्टेचू है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ईवी के पास पहुँच चुका था। ली कहता है किंग के पास और कौन से पद खाली हैं जिनके लिए वो हायर कर रहे हैं। मैं कोई रूम सर्वेंट या फिर कुकिंग का काम नहीं करने वाला, मैं बस किंग के साथ रहना चाहता हूँ। ली हेमिस के साथ रहना चाहता था ताकि वो सच के बारे में पता कर सके। ये सुन के ईवी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैं किंग के हथियारे को उसका गार्ड बनाऊं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी जगह पे। उस जगह का नाम था बैरेक्स। इसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम था अकीनेशन। वो इंपीरिकल गार्ड्स का चीफ था। मैं इस पर्सन को एकीन पुकारूंगी। एकीन कहता है मैं लूजर्स के साथ डील नहीं करता हूँ। ईवी कहता है पर ये जिद्दी बेवकूफ गार्ड बनने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, उसे बस थोड़ा नीचा लाना है और फिर उसे मेरे लिए काम करने के लिए वापस भेजना है। यकीन कहता है अगर तुम मेरे एग्जाम में पास हो जाओगे तो फिर तुम यहाँ पे रह सकते हो। ली स्माइल करते हुए कहता है मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ली के हाथों में एरो था। अगर उसने 3 शॉट में एक बार सही निशाना लगा लिया तो वो पास हो जाएगा। ईवी सोच रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, आज यहाँ पे बहुत तेज हवा भी चल रही है। ली अपना एम सेट करने लगता है। वो सोच रहा होता है मैंने बहुत बार आर्चरी प्रैक्टिस की है। बचपन में वो अपने डैड के साथ हंटिंग के लिए माउंटेन्स जाया करता था। उसका आर्चरी स्किल को देख के बहुत सारे लोगों ने उसे प्रेज भी किया है। उसने बहुत बार आर्चरी प्रैक्टिस की थी, पर कॉलेज जाने से पहले एक बार कॉलेज में एक दोस्त ने उससे कहा था तुम आर्चरी में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। पर तब वो आर्चरी को बस अपना हॉबी की तरह समझ रहा था। अभी वो सोच रहा था मैं आर्चरी कंपटीशन में कभी भी सेकंड प्लेस नहीं आया हूँ, इसीलिए मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। ये सोच के वो एरो को छोड़ता है, पर वो एरो नीचे गिर जाता है। ये देख के ईवी जोर जोर से हंसने लगता है एंड कहता है क्या तुम अपने फीट की ओर एम कर रहे थे? ली की प्रैक्टिस छूट चुकी थी, इसीलिए वो सही से एम नहीं कर पाया। पर तभी ली सही निशाना लगाता है। ये देख के ईवी शौक में पड़ जाता है। अभी ली सोच रहा होता है अभी मुझे ये भाई अच्छा लग रहा है। यकीन कहता है बच्चे तुम। तभी वहाँ पे मेहमीस पहुँच जाता है एंड कहता है कौन मेरे प्रति लॉयल है। उसे देख के यकीन और ईवी उसे ग्रीट करते हैं। उन लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो बाज को ट्रेनिंग दे रहा था। ली किंग को ग्रीट करते हुए कहता है मैं आपके प्रति लॉयल रहूंगा योर मैजेस्टी। क्या आपको मेरे बारे में याद है?
महमीज कहता है तुम तो हत्यारे हो ना, तुम्हें यहाँ पे किसने आने दिया? तुम्हें अपने घुटनों पे बैठ जाना चाहिए। ये सुन के एक गार्ड उसे घुटनों पे बिठा देता है। अभी ली बहुत ही ज्यादा हैरान में था। वो सोच रहा होता है क्या उसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया। देन वो आगे सोचता है वेट, उस रूम में ज्यादा उजाला नहीं था, शायद इसीलिए वो मुझे क्लियरली देख नहीं पाया होगा। पर उसे अभी भी याद है कि मैं हत्यारा हूँ। देखा जाए तो अभी वो अपने पुराने सेल्फ में वापस आ चुका है। ईवी कहता है योर मैजेस्टी, वो आपका गार्ड बनने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे यकीन के पास लाया है। महमीज कहता है तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसे आर्चरी के लिए बुलाया है। देन महमीज अपने बाज को हवा में छोड़ देता है। देन वो चेयर में बैठते हुए कहता है एरो से टारगेट को शूट करना इसमें स्पेशल क्या है? अगर तुम इतने ही स्किलफुल हो तो फिर उस बाज को 3 प्रयासों में मार गिराओ। अगर तुम फेल हो गए तो मरने के लिए तैयार रहना। ये सुन के ली सोचने लगता है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। कुछ देर के बाद महमीज यकीन से कहता है मैंने तुमसे कहा था उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के लिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कौन है? यकीन कहता है मैं आज ही उससे मिल रहा हूँ, लेकिन वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ ईवी सोच रहा होता है हिज मैजेस्टी ने जानबूझ के उसे डिफिकल्ट टास्क दिया है। आज डिसाइड हो जाएगा ये बच्चा जिंदा रहेगा या फिर मरेगा। महमीज ईवी से पूछता है तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ईवी कहता है वो बुरा लड़का नहीं है, उसका अपना दिमाग है। एक बार उसने मेरे साथ ट्रिक आजमाया था। उसने दावा किया कि गॉड ने उसे भेजा है। इससे मुझे ये पता चला कि वो चर्च से रिलेटेड नहीं है। फिर भी मैंने जानबूझ के उसे एक मिशन पे भेजा और मैंने उसके पीछे 2 गार्ड्स को भी लगा दिया था। वो पहले गार्ड से बच के निकलने में कामयाब रहा। मैंने उसे पूरे रास्ते फॉलो किया था ताकि मैं उसके छुपने की जगह के बारे में जान सकूं। पर वो उस जगह पे चला गया जहां मैंने उसे भेजा था। जब वो वहां से वापस आया वो जिद्दी करने लगा कि वो यहीं पे रुकेगा। ऐसा लगता है यहाँ पे रुकने का उसका एक अलग ही वजह है, शायद वो तुमसे रिलेटेड हो सकता है। ये सुन के महमीज कहता है क्या मुझसे? ईवी कहता है अगर तुम उसे अपने आसपास रहने दोगे तो वो मक्खी की तरह तुम्हें परेशान करता रहेगा। महमीज कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसे दूर भेज देना चाहिए? ईवी स्माइल करते हुए कहता है जैसा कि यकीन ने कहा वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है और उसे हमारे लिए काम पर ना रखना ये एक बर्बादी होगी। मेरा सुझाव है कि आप उसे बॉर्डर भेज दे डिफेंस के लिए, या फिर आप उसे बी के साथ फॉरेन मिशन पे भेज सकते हैं यहाँ से उसे दूर रखने के लिए। ये सुन के महमीज कहता है तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो ना? ईवी कहता है हाँ, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता है मुझे वो लड़का पसंद आ गया है, लेकिन यहाँ पे उसके जैसे कैपेबल एंड भोले वाले लोगों का तब तक फायदा उठाया जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाते। बस बात ये है कि वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। वैसे भी अगर वो चूक गया तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर वो किंग के बाज को मारने की हिम्मत करता है तो वैसे भी वो मारा ही जाएगा। ये सुन के महमीज कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो सोच रहा होता है क्या मुझे उसे मारना चाहिए या फिर मुझे उसे मिशन पे दूर भेजना चाहिए। कुछ देर के बाद ईवी वहाँ पे मैप लेके पहुँच जाता है। वो कहता है मैंने मैप में उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढी है। क्या उसने 3 एरो शूट कर लिए हैं? यकीन कहता है वो बहुत लंबे समय से बाज को देख रहा है। उसने अभी तक सिंगल एरो भी थ्रो नहीं किया है। कुछ देर के बाद ली टारगेट के ऊपर अपना एरो सेट करता है। वो फर्स्ट एरो शूट करता है पर वो एरो विंग्स को टच करके गुजर जाती है। देन ली सेकेंड एरो भी शूट करता है पर सेकेंड एरो भी मिस हो जाता है। ईवी कहता है इस समय पे उसे सरेंडर कर लेना चाहिए और दया की भीख मांग लेनी चाहिए। यकीन कहता है काश वो ये पहले कर पाता। ये सुन के महमीज कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इधर ली थर्ड एरो को भी शूट कर देता है पर वो एरो भी मिस हो जाती है। यकीन कहता है ये कितना बुरा हुआ, अब सब कुछ खत्म हो गया। पर कुछ सेकंड के बाद वो बाज नीचे गिरने लगता है। ये देख के वो तीनों पूरी तरह से शोक में पड़ जाते हैं। यकीन कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने बाज को शूट किया। ईवी कहता है पर कब? ली स्माइल करते हुए कहता है योर मैजेस्टी, मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। मैंने 3 आरों की मदद से इस बाज को नीचे गिरा दिया। ईवी एंड यकीन नोटिस करते हैं कि उस बाज के 3 पंख गायब हैं। यकीन कहता है उसने एक एक करके पंख गिराए और तीसरी एरो की वजह से बाज ने अपना संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। यकीन आगे कहता है
इस बच्चे को शुरू से ही पता था कि उसे क्या करना था। उसके पास ये प्लान पहले से ही थी और उसने उसे बखूबी आजमाया। मैंने सोचा था कि तुम एक स्किलफुल तीरबाज हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे होगे। ली कहता है, वेल मुझे इसके लिए हिज मैजेस्टी को थैंक यू कहना चाहिए। बाज लगातार एक ही पैटर्न में गोल गोल उड़ रहा था, इसीलिए मुझे इसका फायदा उठाने का बेहतरीन मौका मिला। ली की आर्चरी देख के एकिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इधर ही भी सोच रहा होता है उसने इसके लिए अपनी जिंदगी को दांव में लगाया। ये बच्चा सच में बहुत पागल है। देन वो आगे सोचता है वो कुछ हटके है, ये तो श्योर है। अगर वो इतने करीब से हीज मैजेस्टी के ऊपर अटैक करेगा तो फिर मुझे डाउट है कि हीज मैजेस्टी अपने स्किल फाइटिंग से भी इसे डॉज नहीं कर पाएंगे। किसे पता फ्यूचर में वो हमें और भी ज्यादा सरप्राइज कर सकता है। मेहमीज कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम मेरे पर्सनल गार्ड बन सकते हो। ये सुन के ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ईवी और मेहमीज साथ में बातचीत कर रहे होते हैं। ईवी कहता है अकीन जल्दी से उस लड़के को बैरक ले गया ताकि वो गार्ड्स के यूनिफॉर्म पहन सके। ऐसा लग रहा है उसे डर है कहीं वो लड़का अपना मन न बदल ले। हाँ, ये कितनी दुख की बात है, मैंने अपना सर्वेंट खो दिया। मेमीज कहता है, क्या तुम इस बात से निराश नहीं हो कि तुमने उसे अपने इच्छा अनुसार मिशन पे नहीं भेजा? ईवी कहता है, हाँ, ऑनेस्टली कहूँ तो ये शर्म की बात है। इतने अच्छे दिखने वाले लड़के को इस झमेले में फंसा हुआ देखना दुख की बात है। मैं सोच रहा हूँ वो कब तक जिंदा रहेगा। मेमीज कहता है, जिस समय वो मेरे पीछे आया मुझे पता था कि वो मेरे अटेंशन से नहीं बच सकता। उस लड़के के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं एंड अब मैं उसके ऊपर पर्सनली नजर रखूंगा। ये सुन के ये भी सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है उसे उस लड़के के ऊपर इंटरेस्ट है और अब वो उसे अपने करीब रखना चाहता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। तभी एकीन वहाँ पे आता है एंड कहता है, योर मैजेस्टी, हम दोनों आ गए। ली गार्ड्स का यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे पहुँच चुका था। वो सोच रहा होता है, फाइनली मैं उसके साथ रहूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। उसे यूनिफॉर्म में देख के मेहमीज हैरान हो गया था। वो कहता है, वेट ए मिनट, ये तुम हो ना? मेहमीज को याद आ जाता है वो उससे कब मिला था। मेहमीज उसे कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या ये सब करके तुम्हें मजा आया? ये सुन के ली सोचने लगता है, ओह नो, इस यूनिफॉर्म की वजह से उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। मेहमीज की प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो अपना पहचान छिपा के उसकी मदद कर रहा था, पर अब उसे पता चल गया था कि वो जिसकी मदद कर रहा था वो यही हत्यारा है और इस हत्यारे को पहले से ही पता था कि वो कौन है। अब ये सब कुछ जानने के बाद मेहमीज तो गुस्सा करेगा ही और उसे ऐसा लगने लगेगा कि उसके साथ मजाक उड़ाया गया है। सब कुछ सोच के ली घबराने लगता है। ली कहता है, योर मैजेस्टी, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस आपका लॉयल गार्ड बनना चाहता हूँ। मेहमीज कहता है, लॉयल गार्ड? क्योंकि तुम मेरे गार्ड बन चुके हो, तुम अपनी लॉयलिटी साबित क्यों नहीं करते? साथ ही तुम्हें मेरा ट्रस्ट भी जीतना होगा। मुझे एक चीज बर्दाश्त नहीं होती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आसपास ऐसे लोग रहे जिन पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। उसे देख के ईवी सोचने लगता है, अरे वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है और वो अचानक से उस लड़के को मारना क्यों चाहता है? देन मेहमीज गुस्से से उसका हाथ खींचते हुए कहता है, मुझे याद है तुम्हारे लेफ्ट हैंड में चोट लग गई थी, इसीलिए इस बार तुम अपने राइट हैंड से मुझे अपना लॉयलिटी डेमोन्स्ट्रेट क्यों नहीं करते? मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे कमर में जो नाइफ है उसकी मदद से तुम अपने राइट हैंड को काट क्यों नहीं लेते? ली सोचने लगता है, वेट, क्या अभी वो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि वो चाह रहा है कि मैं अपना राइट हैंड काट दूं? देन मेहमीज उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या तुम ये नहीं कर सकते? देन मेहमीज उसका हाथ एक जगह के ऊपर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कह के वो अपना वेपन बाहर निकालता है। ली सोचने लगता है, क्या वो सच में सीरियस है? देन मेहमीज कहता है, जरा रुको, नाइफ की मदद से तुम्हारा हाथ काटना ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी लग रहा है। एक स्टोन का इस्तेमाल करके धीरे धीरे तुम्हारे हाथने को तोड़ने में ज्यादा एंटरटेनमेंट लगेगा। ली सोचने लगता है, वो मुझे मारना चाहता है। देन मेहमीज कहता है, क्या कोई मुझे वो स्टोन दे सकता है जिसकी मदद से मैं नट्स को फोड़ता रहता हूँ? देन ईवी उसे रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में 2 बार सोचना चाहिए। ये सुन के मेहमीज उसे गुस्से से देखने लगता है। ईवी सोचने लगता है, वो कोई मजाक नहीं कर रहा। ये लड़का कुछ देर के लिए डिसअपियर हो गया था, तब वो डोजी और बिल्डिंग की ओर गया था। आखिर उसने हीज मैजेस्टी को ऑफेंड कैसे किया?
तभी एक गार्ड उस स्टोन को लेके आ जाता है। मेहमीस कहता है तुमने तो इसे रिकॉग्नाइज कर लिया होगा ना। ली सोचने लगता है ये तो रॉकी का हार्ट है, मुझे लगा मैंने इसे खो दिया था। तभी ली नोटिस करता है कि प्लेट के नीचे उस गार्ड ने चाकू छुपा के रखा हुआ था। मेहमीस उस गार्ड के पास जाके उस स्टोन को लेने लगता है। वो गार्ड तभी उसके ऊपर हमला करने ही वाला रहता है, पर तभी ली अपना लेफ्ट हैंड से डैगर निकाल के उस पर्सन को तुरंत मार देता है, क्योंकि वो एक हत्यारा था जो किंग को मारने के लिए आया था। ये देख के वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। गार्ड्स तुरंत ली को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डैगर की मदद से ली ने हीज मैजेस्टी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। ईवी कहता है मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, तुम सच में एक हत्यारे हो। तभी मेहमीस कहता है उसे जाने दो, वो हत्यारा नहीं है। देन मेहमीस उस गार्ड के ऊपर से प्लेट को साइड करता है, जिसकी वजह से सब लोगों को पता चल जाता है कि उस गार्ड ने उसे मारने की कोशिश की थी। देन मेहमीस ली से कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? ली कहता है हाँ योर मैजेस्टी। देन ली आगे कहने लगता है मैंने देखा कि इस हत्यारे ने अपने हाथ में डैगर छुपा के रखा हुआ था। सब लोग आपसे काफी दूर थे, इसीलिए मुझे लगा ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। होपफुली मैंने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? मेहमीस कहता है इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ और कहना है? ली कहता है मेरा मानना है कि एक गार्ड की वफादारी इस बात पे निर्भर होनी चाहिए कि वो आपको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने इस काम से ये साबित कर दिया है। मैं होप करता हूँ कि आपके मन में मेरे बारे में जितने भी डाउट्स थे वो सब अब क्लियर हो गई होंगी। एंड ऑफ कोर्स मैंने ये खुद को भी प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। अपने राइट हैंड को खोना मेरे लिए ये काफी शर्म की बात होगी। ये स्टोन बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है एंड इस स्टोन से आपको मुझे इस तरह से पनिश नहीं करना चाहिए। मैं आपका गार्ड हूँ एंड मैं हमेशा आपके प्रति लॉयल रहूंगा। एंड मैं ऐसा कोई भी एक्शन या फिर कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिसकी वजह से आपको हर्ट हो। अगर आपको फिर भी मेरे ऊपर डाउट हो रहा है तो मैं फ्यूचर में खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस दौरान कोई भी गलती करता हूँ तो आप मुझे पनिश दे सकते हैं। पर योर मैजेस्टी प्लीज आज के लिए मुझे जाने दीजिए। ये सब कुछ मेहमीस बिना कुछ बोले सुन रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है अभी ली अपने कमरे में था। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है क्योंकि आज उसने एक पर्सन को जान से मार दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। मेहमीस कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा होता है। वो लोग चर्च से आए हुए थे। प्रीस्ट कहता है योर मैजेस्टी, रॉयल पैलेस के सामने जो टैबलेट था आपने उसे गिरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? मेहमीस कहता है तुमने मुझसे क्यों पूछा? मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि वो सनलाइट को ब्लॉक कर रहा था। बीच में जो प्रीस्ट खड़ा हुआ था वो कहता है सीरियसली क्या इसी रीजन की वजह से आपने? तभी राइट साइड में जो प्रीस्ट खड़ा हुआ था वो उसे रोक लेता है। वो कहता है हम लोग यहाँ पे ये बात करने के लिए नहीं आए हैं। योर मैजेस्टी, हमने सुना कि सुनहरे बालों वाला लड़का वहाँ पे अपीयर हो गया था। हमें पता चला कि आपने उसे अरेस्ट किया है। उसका सडनली यहाँ पे अपीयर होना गॉड से रिलेटेड हो सकता है, इसीलिए वो लड़का चर्च से बिलोंग करता है। हम होप कर रहे हैं कि आप उस लड़के को हमें सौंप दें। ये सुन के मेहमीस ली को अपने पास आने के लिए कहता है। जब ली उसके करीब पहुंच जाता है वो ली को अपने करीब खींच लेता है एंड कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इसे क्यों नहीं पूछ लेते आखिर वो जाना चाहता भी है या नहीं? ली कहता है मैं हीज मैजेस्टी के पास रहना चाहता हूँ। ये सुन के वो प्रीस्ट कुछ बोल नहीं पाते हैं। देन मेहमीस ली को रिलीज करते हुए कहता है देखा, मैं उसे जबरदस्ती यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। देन मेहमीस आगे कहता है ओह, मुझे सुनने को मिला है कि तुम न्यू टैबलेट भगवान के लिए बना रहे हो। वेल, जब तुम वापस चले जाओगे तब तुम शौक मत हो जाना, क्योंकि जो लोग वो टैबलेट बना रहे थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुन के प्रीस्ट हैरान में पड़ जाते हैं। मेहमीस कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे अनुमति के बिना तुम कोई भी बड़ी चीज शुरू नहीं कर सकते। एक प्रीस्ट गुस्से से कहता है आप ये कैसे कर सकते हैं? आप गॉड को डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप उन्हें नाराज कर देंगे और हमारे कंट्री पे संकट भी आ सकती है? इस वर्ष इवीज में पड़े सूखा और अकाल शायद इसी परिणाम की वजह से हो रहा है। मेहमीस कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे बस इतना पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो खाना और लेबर दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चर्च के पॉकेट में जा रही है।
प्रीस्ट कहता है एनीवे हम बस इतना चाहते हैं कि आप उस पर्सन को हमारे हवाले कर दें। मेहमीस कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख रहा हूँ, तुम उसे ले जा नहीं सकते, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। पर एक प्रीस्ट गुस्से से बोलता है योर मैजेस्टी, हम टेम्पल को आधा बना के नहीं छोड़ सकते, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है। पर तभी मेहमीस उस पर्सन को जान से मार देता है एंड कहता है मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, गेट लॉस्ट। ये सुन के बाकी दो प्रीस्ट तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। देन मेहमीस ली से कहता है इस बॉडी को यहाँ से ले जाओ। ये सुन के ली उस बॉडी को उठाने लगता है पर उसके हाथ बहुत ही कांप रहे होते हैं। मेहमीस उसे पूछता है क्या तुम डर रहे हो? ली कहता है नहीं। देन मेहमीस उसे कहता है तुम काम के पहले दिन पे बहुत ज्यादा लेजी लग रहे हो, मैं किसी और को उस बॉडी को उठाने के लिए कह दूंगा, तुम यहाँ पे आओ। ये सुन के ली उसके पास जाता है। मेहमीस सोच रहा होता है मुझे उसके सर पे ये टोपी अच्छी नहीं लग रही है। मेहमीस उसके सर से वो टोपी हटा देता है और कहता है अभी तुम अच्छे लग रहे हो, इसे पहने बिना ही तुम मेरे हत्यारे को अच्छे से टारगेट कर सकोगे। कुछ देर के बाद वहाँ पे दो गार्ड्स पहुँच जाते हैं। मेहमीस उन्हें कहता है तुम्हें इस बॉडी को वापस टेम्पल ले जाने की जरूरत नहीं है, इस बॉडी को बस पैलेस के बाहर फेंक देना। इसके बाद मेहमीस ली से कहता है हर पर्सनल गार्ड का एक कोड नेम होता है, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? ली कहता है अभी तक नहीं। आप क्या नाम देने की सोच रहे हैं? उसे देखते हुए मेहमीस सोच रहा होता है करीब से देखा जाए तो वो इतना स्किनी भी नहीं है, उसके बॉडी में मसल्स हैं, वो फुर्तीला और फिट भी है, ऐसा लगता है वो बिना किसी चिंता के हवा में उड़ सकता है। देन वो आगे सोचता है हाँ, हालांकि वो ऊंचाइयों में उड़ सकता है पर वो मुझसे बच के नहीं जा सकता। देन मेहमीस उसे कहता है मैं तुम्हें स्वालो पुकारूंगा। ये सुन के ली कहता है यस योर मैजेस्टी। मेहमीस उसे पूछता है तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम ली है, क्या ये एक फेक नाम है? चाहे ये फेक है या रियल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से मैं तुम्हें स्वालो पुकारूंगा। ये सुन के ली कहता है मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के मेहमीस थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड उससे कहता है आखिर तुम इस जगह को सोचते क्या हो, तुम यहाँ पे अपना गुस्सा दिखा नहीं सकते, यहाँ पे मरे हुए इंसान की तरह खड़े होके ये एक्सक्यूज मत दो कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ये सुन के ली हैरान हो जाता है, वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। वो सोचने लगता है आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसका पर्सनल गार्ड बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं आज बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। मैं अभी मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं हूँ, इवीज हजारों साल पहले की बात है जहाँ पे रूल्स और सिचुएशन पूरी तरह से अलग है। यहाँ पे जिंदा रहने के लिए मैं इतना नीचे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। देन वो हिम्मत दिखाते हुए कहता है योर मैजेस्टी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगा। ये देख के मेहमीस स्माइल करता है और उसे कहता है ठीक है अभी तुम जाओ, मैं अभी तुम्हारा स्टूपिड लेजी फेस को देखना नहीं चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें पैलेस का बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों प्रीस्ट अभी भी पैलेस के बाहर खड़े हुए थे। एक प्रीस्ट कहता है वो पागल अत्याचारी है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है उसने ग्रेट हॉल के सामने हमारे प्रीस्ट को मार डाला। दूसरा प्रीस्ट कहता है मुझे ये तो पता नहीं वो सच में पागल है या फिर क्या है, पर अभी के लिए वो हमें टैबलेट को फिर से बनाने के लिए तो नहीं देगा। टैबलेट को फिर से बनाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे मिलते, पर अब हम प्रॉफिट को काट नहीं सकते। दूसरा प्रीस्ट कहता है हाँ, अब हम टैबलेट को फिर से बना भी नहीं सकते, चर्च का रेपुटेशन लोगों के सामने गिरता जा रहा है, वो लोग कहने लगेंगे कि किंग चर्च के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, तो लंबे समय में चर्च के बारे में कौन परवाह करेगा। उस पागल इंसान के रहते हुए हम चर्च के इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें कुछ अलग ट्राई करना होगा। वो लड़का जिसके बाल सुनहरे थे, ऐसा लग रहा था कि वो आसमान से नीचे गिरा था, वो किसी मिरेकल की तरह था। अभी चर्च को उसकी जरूरत है, हमें उसे अपने साथ शामिल करना ही होगा। पर दूसरा प्रीस्ट कहता है जो पर्सन हमारे लिए लॉयल नहीं है हम उसके साथ काम करके भला कर भी क्या सकते हैं, अगर हम उसे अपने साथ शामिल नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। उसके साथ और एक चीज भी आई थी, यहाँ पे वो प्रीस्ट उस स्टोन के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पे ये सीन कट होता है, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईवी के ऊपर। वो ली का पेंट देखते हुए कहता है वाओ ये मॉडिफाइड ड्रेस है।
देन वो उसकी कमरे की तलाशी करते हुए सोचता है यहाँ पे कुछ भी अजीब चीज नहीं है। उसने बियर और पेस्ट्रीज को टच भी नहीं किया है, वो बस 2 दिन से फ्रूट्स ही खा रहा है। क्या उसे भूख नहीं लगता है? तभी वहाँ पे ली पहुँच जाता है एंड उसे पूछता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ईवी कहता है तुम इतने जल्दी वापस आ गए हो, तुम्हारा शिफ्ट इतना जल्दी चेंज हो गया। ली कहता है हिज मैजेस्टी चाहते हैं कि मैं उनके साथ ना रहूं, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ईवी उसे एक कपड़ा दिखाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए न्यू यूनिफॉर्म लाया है, पर ली कहता है मैं इसे नहीं पहनने वाला हूँ। ये सुन के ईवी उसे कोल्ड वॉइस में कहता है क्या तुम बॉस की बातों को नकार रहे हो? कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ली उस यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहा होता है। ईवी सोच रहा होता है क्या वो हमारे निर्दय राजा से इतना डरता है। देन वो ली से कहता है जिस पर्सन ने हिज मैजेस्टी को ऑफेंड किया था ग्रेट हॉल में, मैंने ही उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक प्रीस्ट का रिकॉर्ड लाने के लिए डोजियर बिल्डिंग भेजा था? उस प्रीस्ट ने बहुत सारे क्राइम किए थे, मैं उस प्रीस्ट को खुद से पनिश नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने ये काम अत्याचारी के ऊपर छोड़ दिया। एंड देखो इन द एंड उस प्रीस्ट को सजा मिल ही गई। ये सुन के ली हैरान हो जाता है। देन वो आगे कहता है ये सुन के मुझे हैरानी हुई, पर मैं इस चीज को लेके परेशान नहीं था। ये सुन के ईवी कहता है हाँ क्या? देन ली ईवी को वहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद हेमिस ने उसे क्या कहा था ये सोच के वो परेशान हो जाता है। देन वो आगे सोचने लगता है उसने जो कुछ भी कहा इसके पीछे उसके अलग ही वजह होंगे। वैसे क्या? अभी मैं खाना खाने वाला हूँ, तुम मुझे बस देखते रहो। सुन के ली सोचने लगता है वो सच में एक अत्याचारी ही है। महमीस सोचने लगता है क्या तुम्हें भूख नहीं लग रहा क्योंकि तुमने किसी को मार डाला था? महमीस सोच रहा था उसके सामने खाने से उसे भी लालच आने लगेगा, पर ली सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इस तरह की बकवास चीजें खा सकते हो। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है ईवीज के खाने में रेत भरा हुआ रहता है, यहाँ के मीट से स्मेल आने लगती है और वो लोग अच्छे से बियर नहीं बना पाते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि उन्हें सही से स्टोर करना नहीं आता। सच बात ये थी कि ली खाना नहीं खाता है, खाने में भी दिक्कत होती है। तभी महमीस उसे खाना देते हुए कहता है इसे खाओ, पर ली कहता है योर मैजेस्टी मुझे आपके लिए कुछ बनाने दीजिए। एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले वेजिटेरियन लोग मैं वार्निंग दे रही हूँ, आप 10 सेकंड के लिए स्किप कर दीजिए। अब वो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली उसके लिए खाना पकाने लगता है एंड आज का डिश था स्नेक। उसका कटिंग स्किल को देख के महमीस हैरान था। वो अभी सोच रहा होता है बहुत सारे लोग स्नेक को देख के डर जाते हैं, पर उसने इसे बहुत बखूबी हैंडल कर लिया। क्लियरली देखा जाए तो वो चाकू चलाने में माहिर है। महमीस कहता है उस पर्सन की जान लेके तुम सच में डरे हुए तो नहीं हो ना? ली कहता है नहीं, मेरे लिए जान लेना बहुत ही आसान है। महमीस कहता है तो फिर जब तुम डेड बॉडी को उठा रहे थे तुम कांप क्यों रहे थे? ली कहता है मुझे पता है ईवीज में ह्यूमन एंड एनिमल का लाइफ के बीच ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में मुझे समय लगेगा। पर जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे नीच लोगों का जान भी नहीं लिया जाता, वहाँ पे सारे लोगों को इक्वली देखा जाता है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ बकवास लग रहा होगा। महमीस कहता है ईवीज में ज्यादातर लोग 30 साल से ऊपर जीवित नहीं रह पाते हैं, यहाँ पे जिंदा रहना ही काफी मुश्किल है। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्वलिटी के बारे में बातचीत करते रहते हैं और तुम उनमें से एक हो। ये सुन के ली हंसते हुए कहता है अगर ईवीज में इस तरह के लोग हैं तो मैं उन लोगों से मिलना पसंद करूंगा और शायद मैं उनके साथ अच्छे से कन्वर्सेशन भी कर पाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दूर में महमीस ने उस स्टोन को रखा हुआ था। कोई उस स्टोन को चुराने की कोशिश करता है। इधर महमीस सोच रहा होता है क्या मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए काफी नहीं हूँ? एक्स्ट्रा चैप्टर। मॉडर्न वर्ल्ड में ली सोच रहा होता है आज बारिश कैसे हो रहा है। वेदर फोरकास्ट ने कहा था कि आज सनशाइन होगा, इसीलिए ली अपना अम्ब्रेला घर पे ही भूल गया को देता है। उसे देख के वो दोनों पर्सन सोच रहे होते ये स्टोन बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसे लगातार देखा से ले जाने लगते हैं। महमीस कहता है तुम उसे मार सकते हो, वो तो बस एक गुलाम है जिसकी बलि दी जानी चाहिए। चर्च उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो ये भी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने इस पर्सन को भेजा है, इसीलिए उससे पूछताछ करना समय की बर्बादी होगी।
ली कहता है अगर आप चाहते मुझे बिल्डिंग के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। मुझे पता है तब आप नाटक कर रहे थे। पर महमीज टॉपिक अवॉइड करते हुए कहता है यहाँ पे ज्यादा खाना नहीं है, तुम फ्रॉक को कुक क्यों नहीं करते। पर तभी ली को याद आता है स्टोन स्टेचू उसके लिए फ्रॉक कलेक्ट करता है, इसीलिए वो कहता है मैं फ्रॉक को कुक नहीं करता हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। महमीज ने एक पेपर में ग्राप्स, पोमाग्रेनेट, ग्रिल्ड मीट ये सब कुछ लिखता है। असल में ये सारी चीजें ली के फेवरेट फूड है। देन वो सोचने लगता है वो फ्रॉक की ज्यादा वैल्यू करता है। देन महमीज उस पेपर को एक गार्ड को देते हुए कहता है ये वी को दे देना, उसे उस जगह की तलाश करने के लिए कहना जहाँ पे ये सारी चीज मिलती है और ये जगह पे फ्रॉक को पूजा किया जाता है और ये पता लगाया जाए कि वो कहाँ से है। इधर रूम के बाहर ली महमीज को गार्ड कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है आज मैंने उसके साथ डिनर किया एंड मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने उसका एक अलग ही रूप को देख लिया, लेकिन उस पर्सन को समझना अभी भी मुश्किल है। खैर मेरे पास काफी समय है, देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें बैरक्स दिखाया जाता है। अभी ली वहाँ पे था। यकीन उसे कहता है आज गार्ड का काम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या तुम्हें पता है तुम अजीब हो। जब हमारी बारी आती है किंग को गार्ड करने का तब हम लोग सोचते रहते हैं हमारा शिफ्ट कब चेंज होगा। बस तुम ही ऐसे पर्सन हो जो किंग के साइड में रहने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ली कहता है खैर मुझे लगता है मैं घूमने के लिए बहुत आलसी हूँ। अपना शिफ्ट बदलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो देखता है कि आज वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए थे। वो नहीं दिए, पर तभी वहाँ पे उसके दोस्त आके उसे ले जाने लगते हैं एंड एक पर्सन उसे कहता है नए लड़के इसे पर्सनली मत लेना, ठीक है। उन्हें देख के ली स्माइल तो कर रहा होता है, पर वो मन में सोच रहा था वो लोग इडियट्स हैं। वो लोग गॉसिप करने लगते हैं क्या तुमने उस लड़के को देखा। दूसरा पर्सन कहता है मैंने सुना कि उसने ब्रिज पे किसी को मार दिया था। मुझे ये भी सुनने को मिला है कि वो एक हत्यारा है जो किसी की जान की परवाह नहीं करता है। दूसरा पर्सन कहता है उसका मनमोहक चेहरे को तो देखो, शर्त लगा सकता हूँ कि वो सिर्फ लोगों को नहीं मारता है बल्कि वो रईसों को भी इम्प्रेस करता होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है। ये सुन के दूसरा पर्सन कहता है अरे हाँ इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि वो हमेशा किंग के साथ चिपक के रहता है। जिस पर्सन ने उसके ऊपर पानी फेंका था वो कहता है क्या तुम्हें पता है वो किंग का कुत्ता है। उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे जवाब लड़ाने का। अब ये सुन के ली को आ जाता है गुस्सा। वो उसके ऊपर बाल्टी भर पानी फेंक देता है। देन वो कहता है तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, इससे तुम्हारा तबीयत ठीक रहेगा। ये सुन के वो पर्सन गुस्सा होने लगता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है गार्ड का ड्यूटी करने के लिए ली पैलेस पहुंच चुका था, पर वहाँ पे वो किसी को नोटिस करता है। वो देखता है महमीज के साथ वही पर्सन खड़ा हुआ है जिसने उसके ऊपर पानी फेंका था। वो पर्सन सोच रहा होता है क्या कोइंसिडेंट है, आज मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं एक अनुभवी गार्ड हूँ। आज सुबह तुमने मुझे शर्मिंदा किया था, अब बदला लेने का समय आ चुका है। उस पर्सन को देख कर ली सोचने लगता है अरे यार ये फिर से आ गया। वो पर्सन महमीज से कहता है योर मैजेस्टी आपका न्यू गार्ड कुछ और ही है, उसने हम सबसे अलग तरह के कपड़े पहने हैं। महमीज कहता है मैंने उसे परमिशन दिया है, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है। ली सोच रहा होता है वो फिर से शुरू हो गया। वो पर्सन कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर महमीज कहता है तुम क्या कहना चाहते हो कहो। वो पर्सन अपने नीज पे बैठते हुए कहता है योर मैजेस्टी उसके बारे में गंदी गॉसिप चल रही है। उसके बारे में ये चर्चा चलते रहता है कि वो यंग, ओल्ड और सिक पर्सन को मारता है। इसके अलावा वो रईसों से भी झगड़ा करता रहता है। ये सुन के ली कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, वो बस उसकी बातें गौर से सुन रहा होता है। वो पर्सन आगे कहता है उसका रेपुटेशन नॉर्थ में आग की तरफ फैल चुका है, लोग उसे मूनलाइट किलर कह के पुकारते हैं। अगर हीज मैजेस्टी उसे अपने पास रखते हैं तो मैं आपके सेफ्टी को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। आज उसने सीनियर गार्ड्स के ऊपर पानी फेंक के परेशान किया, वो सारे एटिक्वेट को तोड़ रहा है। क्या ऐसा पर्सन आपके साथ रहने के योग्य है। ये सुन के महमीज कहता है ओह क्या ऐसी बात है। देन वो ली को देखते हुए कहता है मूनलाइट किलर तुम्हें मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। ये सुन के ली गुस्से से सोच रहा होता है अब तुम भी उसके साथ मिलके मेरे साथ खेल रहे हो।
वो पर्सन सोच रहा होता है, ये काफी दिलचस्प है, तुमने कभी भी अपने ओरिजिन्स के बारे में मेंशन नहीं किया है। अब हीज मैजेस्टी भी तुम्हारे ऊपर डाउट दिखा रहे हैं, देखते हैं तुम इसे कैसे डिफेंड करते हो। पर ली उस पर्सन के करीब जाता है। ये देख के वो पर्सन सोचने लगता है, आखिर वो मेरे करीब क्यों आ रहा है। ली उस पर्सन को जोर का मुक्का मारता है। देन वो उस पर्सन को पूल के करीब ले जाते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है। ली उसे पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता नहीं तुम्हें ये गॉसिप सुनने को कहाँ से मिला। मैं वाला किलर कैसे हो सकता हूँ? कई घरों को मैंने तबाह किया है और लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों को मैंने मारा है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता है कि मैं भूखा ही बड़ा हुआ हूँ। और जब मैं किसी की जान लेता हूँ तो मैं उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। ये सब कुछ सुन के वो पर्सन घबराने लगता है। ली कोल्ड वॉइस में कहता है, इसीलिए मैं उन सब लोगों को मार देता हूँ। उसका एटीट्यूड देख के मेहमीज स्माइल करने लगता है। वो पर्सन भागते हुए मेहमीज के पास जाता है और कहता है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, योर मैजेस्टी मेरी मदद कीजिए। देन ली उस पर्सन के करीब जाते हुए कहता है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? पर ली जब उस पर्सन के करीब जाने लगता है तब वो मेहमीज के ऊपर गिर जाता है। ली सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, उसने मुझे क्यों गिरा दिया। मेहमीज कहता है, तुम सिर्फ नोवेलिटी के पीछे क्यों पड़े रहते हो। ये सुन के ली सोचने लगता है, आज उसका मूड अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप भी इन सब चीजों में खेल रहे हैं, आप मुझे भी शामिल कर लीजिए। ये सोच के वो मेहमीज के करीब जाता है और उसे कहता है, क्योंकि पोस्ट लोगों का फ्लेश बहुत ही ज्यादा शानदार और रसीली होती है। ये सुन के मेहमीज कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो पर्सन घबराते हुए सोच रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई हिज मैजेस्टी के साथ ये सब कुछ करने का। तभी ली उस पर्सन को घूरने लगता है। ये देख के वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। उसके जाने के बाद ली कहता है, योर मैजेस्टी मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये सोचने लगता है, आज उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। फॉर्चुनेटली किंग ने अपना आपा नहीं खोया, नहीं तो वो मुझे मारने की कोशिश करता। तभी मेहमीज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने शानदार और रसीली कहा ना। देन वो अपना हाथ उठाते हुए कहता है, क्या तुम एक बाइट लेना चाहते हो। ली तुरंत अपने घुटनों में बैठ जाता है एंड उससे माफी मांगते हुए कहता है, मैं बस उसे भगाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, अभी ली लगेगा। ली कहता है, चाहे जो भी हो, जब तक कि वो मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। कभी कभी लोगों के साथ शांति स्थापना करने के लिए उन्हें डराना धमकाना भी एक तरीका है। ये सुन के मेहमीज सोचने लगता है, क्या धमकाना। ली पूछता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। रूमर्स के मुताबिक मैं एक मूनलाइट किलर हूँ। आप इसे सच में बिलीव तो नहीं करते हैं ना। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मेहमीज और ईवी आपस में बातचीत कर रहे थे। ईवी कह रहा होता है, जब उसने आपके बाज को मार गिराया और ब्रिज के ऊपर एक पर्सन को मार गिराया, तब से गार्ड टीम के बीच में एक रूमर्स बहुत तेजी से फैलने लग गई। इस रूमर के जरिए मैंने उसे एक बुरा निकनेम दिया है। उम्मीद है कि वो इससे पूरी तरह से पागल हो जाएगा। इस प्लान के जरिए वो चाहता था कि ली सब कुछ अपने मुंह से उगल दे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मेहमीज सोच रहा होता है, लेकिन एंड में सब कुछ उगलने के बजाय उसने मुझे कुछ ऐसी बात कही जिससे मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है। ली कहता है, अगर आप इस सवाल का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मेहमीज कहता है, उस हत्यारे को मारने के बाद तुम कई दिनों तक उदास रहे और अब तुम उम्मीद रख रहे हो कि मैं समझूं कि तुम वो मूनलाइट किलर हो। जस्ट गिव मी ए ब्रेक। ये सुन के ली उस हत्यारे को मारने के बाद मैं उदास महसूस कर रहा था। देखा जाए तो डीप डाउन वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पर्सन है। ये सब कुछ सोच के वो हंसने लगता है। मेहमीज कहता है, तुम्हें क्या फनी लग रहा है। ली कहता है, अभी लंच टाइम है, मुझे लगता है हमें कुछ खाना चाहिए। मेहमीज कहता है, आज मैं स्नैक खाने के मूड में हूँ। ली कहता है, आज हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने ली के ऊपर पानी फेंका था। वो सोच रहा होता है, ये सब कुछ कितना डरावना था। उसने अत्याचारी हीज मैजेस्टी से पंगा लेने की हिम्मत की थी। वो गार्ड कहता है, अगर उसके जैसे खूनी डीमन हमारे टीम में रहेगा तो हमें हमेशा के लिए उससे डर के रहना होगा। मुझे अभी अपने होम टाउन वापस चलना चाहिए। तभी कोई चुपके से उसे कहता है, भागने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होने वाला। वो गार्ड कहता है, कौन मुझसे बात कर रहा है।
वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रीस्ट था। प्रीस्ट कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता किंग उस लड़के को ज्यादा ही बिगाड़ रहे हैं? चाहे तुम कहीं भी क्यों ना भाग जाओ, तुम उसके गुस्से से नहीं बच सकते। वो गार्ड इधर उधर देखते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो? प्रीस्ट कहता है, क्योंकि तुम अकेले उसे हरा नहीं सकते, इसीलिए अपने बचाव के लिए तुम बस एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, वो है किसी की नाइफ लेके उसे मार डालो। ये सुन के गार्ड कहता है, क्या? प्रीस्ट सोच रहा होगा किसी भी तरह हमें उसे ट्रैप करना होगा। देन चर्च के लोग उसके पास जाएंगे और उसे बचाएंगे। देन वो प्रीस्ट आगे कहता है, तुम जाके कावा से बातचीत क्यों नहीं करते? तुम्हें पता ही होगा ना क्या करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बैरक्स दिखाया जाता है। वहाँ पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो है काबा। वो आर्चरी टीम से बिलोंग करता है। काबा कहता है, तुमने क्या कहा? वो गार्ड कहता है, काबा, उस लड़के की इतनी हिम्मत है कि उसने हीज मैजेस्टी के सामने मेरे जान को खतरे में डालने की कोशिश की। इसके अलावा वो इतना घमंडी है कि वो सोच रहा है कि टॉप आर्चरी में वो तुम्हारी जगह ले सकता है। वो अपने लाइन से आगे बढ़ रहा है। ये सुन के काबा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे गुस्से में देख के गार्ड सोच रहा होता है, अब तुम बाढ़ में जाने वाले हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ली को दिखाया जाता है। वो कुछ तो कर रहा होता है। ली कहता है, तुमने क्या कहा? किसी ने मुझे चैलेंज लेटर भेजा है। गार्ड कहता है, क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं इसे वापस भेज देता हूँ। मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छा होगा अगर तुम इस चैलेंज को स्वीकार ना करो। कावा एक टॉप आर्चरर है, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। इसके अलावा वो अपने टीममेट की बहुत परवाह करता है और हाँ, वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, लेकिन टीम में उसे बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। अगर तुम उसे हराने में कामयाब रहे तो फिर तुम एंटायर आर्चरी टीम को परेशान कर दोगे और वो हमेशा तुम्हारी ओर देखते रहेंगे। इससे आगे चल के तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। ली कहता है, जरा एक सेकेंड रुको, क्या तुमने कहा कि टीम में उसे रेस्पेक्ट दिया जाता है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ली एंड कावा दोनों आमने सामने थे। काबा कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कहानी सुनी थी कि तुमने एक पर्सन को तीर से घायल होने से बचाया था। आर्चरी टीम में हर कोई तुम्हारी तीरबाजी को लेके बहुत प्रशंसा करता है और मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए उत्सुक हूँ। ली कहता है, ये सुन के मुझे खुशी हुई। तुम्हारे साथ मुकाबला करके मुझे सम्मान महसूस हो रहा है। उनका मुकाबला देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी थे। ली सोच रहा होता है, टीम को नियंत्रण करने के लिए सबसे तेज तरीका है अल्फा उल्फ को वश में करना। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है। उन्हें कवर एरिया दिखाया जाता है जिसके अंदर उन्हें शूटिंग करना था। जो पर्सन ज्यादा शिकार करेगा वो इस गेम का विनर रहेगा। चीटिंग को अवॉइड करने के लिए उस जगह पे कोई भी नहीं जा सकता। उस एरिया में जंगली जानवरों से बच के निकलना भी बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। उन दोनों को अलग अलग कलर की एरो दी जाती है। ली रेड एरो को चूज करता है। काबा कहता है, क्योंकि तुम मेरे लॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें आगे निकलने दूंगा। ये सुनकर ली सोचने लगता है, क्या तुमने अपना लॉर्ड कहा? गेम स्टार्ट करने से पहले काबा अपने हाथ को अच्छी तरह से पोंछने लगता है। तभी ली नोटिस करता है, ये हाथ, मैंने इस हाथ को कहीं पे तो देखा है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि उसके हाथ में एक ब्लैक मोल है। तभी ली को याद आता है उसने ये ब्लैक मोल कहाँ पे देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेहमीज के ऊपर। वो जोर से छींकता है। उसके हाथों पे भी सेम वही जगह पे ब्लैक मोल था। तभी एक गार्ड वहाँ पे भागते हुए आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आपने जिस पर्सन के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था वो अभी। उसकी बातें सुन के मेहमीज कहता है, क्या वो एक आर्चरी कंपटीशन में है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है ली को। वो एनिमल का शिकार करने के लिए इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसका सामना एक मगरमच्छ से हो जाता है। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ मेहमीज भी चुपके से देख रहा होता है। वो सोचता है, ये कितनी शर्म की बात है। देन वो आगे सोचता है, आखिर मैं इस जगह पे क्यों आया हूँ? और अभी उसका एक पैर कीचड़ में फंस चुका था। उस जगह से वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लग गया था। इसके बाद हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है जिसने ली के ऊपर पानी फेंका था। वो ली के ऊपर एरो पॉइंट करते हुए सोच रहा था, काबा का एरो ब्लू कलर का है, इसीलिए मैंने अपने एरो पे ब्लू कलर लगाया है और इस जगह पे कोई भी मुझे उसे शूट करते हुए नहीं देख पाएगा। देन वो क्रीपी स्माइल करते हुए सोचता है, तुम्हारे लिए ये कंपटीशन यहीं पे खत्म होता है। बाद में सब लोग कहेंगे कि एक्सीडेंटली काबा का एरो उसे लग गया जिसकी वजह से वो मर गया।
पर तभी ली पीछे पलट के देखता है क्योंकि उसे झाड़ियों में किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। जब वो उस जगह पे पहुंचता है, वहाँ पे वो देखता है कि वो गार्ड मर चुका था। ली बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो सोचने लगता है ये तो वही है, वो मेरे लिए यहाँ पे आया। देन वो उस एरो को देखते हुए सोचता है कावा इतना भी बुद्धू नहीं है कि वो अपने ही यारों से किसी को मारेगा। ये गार्ड कावा को दोषी बनाना चाहता था, पर किसी ने उसे पहले ही मार दिया। उसके छाती पे लगे टूटी टहनी से ली सोचने लगता है कुछ देर पहले मैंने चटकने की आवाज सुनी थी। वो आवाज शायद डाली टूटने की थी। मुझे लगता है किसी ने एक झटके में ही उसे मार डाला, पर वो कौन हो सकता है? तभी वो एक पेड़ को देखता है जहाँ से उस टहनी को तोड़ा गया था। ली सोचने लगता है जिसने भी मुझे बचाया था वो यहीं पे छुपा हुआ था। तभी उसे कीचड़ में कुछ तो दिखता है। इसके बाद हमें महमीज को दिखाया जाता है। वो खाली पैर चल रहा था। वो कहता है मुझे पता था वो लोग तुम ही होगे। उसे देख के वो दोनों प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। महमीज वहाँ पे अकेले नहीं था, उसके साथ ईवी और बाकी के गार्ड्स भी थे। प्रीस्ट कहता है ये कैसे हो सकता है? ईवी कहता है चर्च हमेशा से गंदे काम करता आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए गार्ड्स को भेजा था। चर्च ने उस गार्ड को जो एरो दिया था उससे खिलवाड़ किया गया था। उस तीर से वो किसी को जान से नहीं मार सकता। इससे पता चलता है कि तुम उस सुनहरे बाल वाले लड़के को हमारे खिलाफ भड़काना चाहते थे, और जब एरो से उसे चोट लग जाता तुम उसे अपने साथ ले जाते ना। देन ईवी उन्हें आगे कहता है पर मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया था। महमीज कहता है मैं सोच रहा था कुछ दिनों से कोई भी गड़बड़ क्यों नहीं हो रही है। एक गार्ड की हिम्मत कैसे हुई लाइन क्रॉस करने की? क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे आदमी को चोट पहुंचा सकते हो? तुम बहुत आगे निकल रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है महमीज के गार्ड उन दोनों को वहाँ से घसीटते हुए ले जा रहे थे। लेफ्ट में जो प्रीस्ट था वो कहता है मुझे जाने दो, मैं हाई प्रीस्ट हूँ टेम्पल का, मेरा नाम एपीस है। दूसरा प्रीस्ट कहता है तुम एक अत्याचारी हो, तुमने हमें ये सब कुछ करने में मजबूर किया। पर वो गार्ड उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। ईवी सोते हुए कह रहा होता है आखिर वो दोनों क्या बड़बड़ा रहे थे? क्या तुम्हें कुछ समझ आया? क्या उसका मतलब ये था कि जब मजबूरी की बात आती है तो एक पपी भी तुम्हें काट सकता है? सुन के मेमी स्माइल करते हुए कहता है क्या ऐसी बात है? तो फिर ये मेरे लिए अच्छा है। ईवी कहता है तुम पागल हो, पर महमीज उसे इग्नोर कर देता है। ईवी कहता है मैं कुछ देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे पैर खाली क्यों हैं? तुम्हारा चप्पल कहाँ गया? देन ईवी उसे परेशान करते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ओह माई, अब मैं देख पा रहा हूँ किसी को बचाने के लिए तुम जल्दी में थे ना? हाँ, महमीज उसे कहता है अभी तुम्हें देख के लग रहा है तुम पूरी तरह से जाग चुके हो। ईवी सोचने लगता है वेल मैं तो भूल ही गया था, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। क्या अभी वो मुझसे गुस्सा कर रहा है? महमीज कहता है जब मेरे आदमी मेरे पीठ पीछे चालाकी करने की कोशिश करते हैं मुझे ये पसंद नहीं आता है। वैसे उसने मेरे आदमी पर अचानक हमला करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे सजा दी, एंड इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के ईवी सोचने लगता है ये सेंस बना रही है, पर तुमने अपने चप्पल कैसे खो दी? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। गेम अब खत्म हो चुकी थी। गेम का विनर था कावा, पर इस जीत से कावा ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। कावा ने वाइल्ड एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, हिप्पो, लायंस, लेपर्ड इन सब का शिकार किया था, जबकि ली ने सिर्फ बहुत सारे रैबिट का शिकार किया था। वहाँ पे मौजूद सारे गार्ड्स सोच रहे थे कावा इस जीत का हकदार है। इस लड़के ने सिर्फ रैबिट का शिकार किया है, जो कि कावा का एक क्रोकोडाइल के बराबर है। कावा को परेशान देख के ली स्माइल कर रहा होता है। वो सोच रहा। कुछ सेकंड के बाद कावा चिल्लाते हुए कहता है जरा रुको, वो इस गेम का विनर है। ये सुन के सारे गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। देन कावा सबको बताने लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रैबिट को हंट करना नहीं चाहता, पर मुझे एक भी रैबिट नहीं मिली। उसने इंटेंशनली सारे रैबिट्स का शिकार किया ताकि मुझे कोई मौका ना मिले। एक महान आर्चर ही ये कर सकता है, मैं उसके लेवल के करीब भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसके सामने हार मानता हूँ। तभी ली उसे समझाता है तुम हारे नहीं हो, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होगी। उन वाइल्ड एनिमल्स का सामना तुमने बहुत ही बहादुरी से किया। चलो इसे बस ड्रॉ ही कहते हैं, ठीक है? ये सुन के कावा हैरान हो जाता है। ली सोच रहा होता है मेरी हिम्मत नहीं थी क्रोकोडाइल का शिकार करना, बचपन से ही मैं रैबिट का शिकार करता आया हूँ।
इसीलिए मुझे पता है कि रैबिट का होल कहाँ हो सकता है। उसकी बातें सुन के कावा हैरान था। वो सोच रहा होता है रूमर्स के मुताबिक वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन कावा उसे एक कोने में ले जाते हुए कहता है तुम मेरे साथ चलो। कावा उसे कहता है सिर्फ एक बात सुनो, शहर का सबसे ऊंचा टावर टॉप आर्चर का जगह है, तुम मेरे साथ कंप्लीट मत करना। इसके अलावा तुम जो कुछ भी चाहो मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। ली सोचने लगता है उसे उस जगह से इतना लगाव क्यों है। वैसे भी मुझे उस टॉप जगह की जरूरत नहीं है, अगर तुम ये मुझे ऑफर भी करोगे तो मुझे ये नहीं चाहिए। ली स्माइल करते हुए कहता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों हीज मैजेस्टी को गार्ड करते हैं, इसीलिए हम दोनों भाई हुए ना। ली सोच रहा होता है तुम हीज मैजेस्टी के बड़े फैन लगते हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ तो पता होगा, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे भी पसंद करो। ये सुन के कावा इम्प्रेस हो जाता है। वो सबके सामने कहता है कि अब से ये पर्सन मेरा भाई है, तुम लोग समझ गए ना। अगर किसी ने इससे पंगा लेने की कोशिश की कि ली सोचने लगता है अभी मुझे समझ में आया दूसरे चाकू से हत्या करने का मतलब क्या था। वो बहुत ही ज्यादा भोला है। कावा की बातें सुन के सारे गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। कुछ देर के बाद ली उनसे कहता है रोस्टेड रैबिट तैयार है। ये सुन के सारे गार्ड्स खुशी से झूमने लगते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है सारे गार्ड्स जश्न बना रहे होते हैं। काबा पूछता है ली कहाँ चला गया। एक गार्ड कहता है मुझे पता नहीं, कुछ मिनटों पहले मैंने उसे यहीं पे ही तो देखा था। इधर हमें ली को दिखाया जाता है। वो पैलेस के अंदर एंटर कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है मुझे किसी और को भी थैंक्स कहना है। पहले वो ग्रेट हॉल जाता है पर वहाँ पे मेहमीस नहीं था। ली को वो रूम में भी नहीं मिला। वो सोचने लगता है वो डाइनिंग रूम पे भी नहीं है, आखिर वो चला कहाँ गया। कुछ देर के बाद वो एक पर्दा हटाता है। वहाँ पे वो मेहमीस को देखता है। मेहमीस कहता है तुम यहाँ पे। उसे देख के ली पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है ओह गॉड, वो अभी शावर ले रहा है, अभी वो आईलाइनर लगा रहा है। वो आगे सोचने लगता है वो ये सब कुछ अकेला कर रहा है, उसके मेट्स कहाँ पे है। देन वो मेहमीस को देखते हुए सोचता है पर बिना आईलाइनर के भी वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ सेकंड के बाद ली पूल के जरिए उसके करीब जाने लगता है। मेहमीस कहता है ये तुम कर क्या रहे हो। तभी ली उसके पैरों में चप्पल पहनाने लगता है। ये देख के मेहमीस बहुत ही ज्यादा हैरान में था। ली कहता है तुमने जो चीज खो दी थी मैं तुम्हें वो वापस लौटाने आया हूँ। देन वो आगे कहता है तब मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। ये सब कुछ मेहमीस को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो ली को दूर धक्का दे देता है और चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से निकल जाओ, ये चप्पल मेरे नहीं है, यहाँ से निकलो। ली सोचने लगता है मुझे पता था इस अत्याचारी को ये सब कुछ स्वीकार नहीं होगा। ली कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी मेहमीस कहता है तुम्हें एक और चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, इसीलिए जब भी तुम बाहर जाओगे तुम्हें सावधानी से रहना होगा। बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए कठोर हो सकती है और इससे तुम्हें परेशानी भी हो सकती है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। ये सुन के ली सोचने लगता है क्या वो मेरे सेफ्टी के बारे में फिक्र कर रहा है। देन ली हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे एक ट्रेडिशन चलती है, अगर कोई पर्सन कुछ खो देता है और अगला पर्सन उसे ढूंढ कर लौटा देता है तो उस पर्सन को थैंक्स कहने के लिए उसे एक विश पूरा करना होगा। उनके मेहमीस कहता है ये किस तरह का ट्रेडिशन है, पर ठीक है अगर मान लो कि ये चप्पल मेरे नहीं है तो इसके बदले में तुम क्या चाहोगे। ली कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ली सोच रहा होता है मुझे यह वाइब अच्छी लग रही है, मुझे डायरेक्टली उसे ये सवाल पूछ लेना चाहिए। चाहे इवीज फ्यूचर में नष्ट हो जाए और तुम एक स्टेचू में बदल जाओ। ये इसका फ्लैश देने के लिए ली वापस मेहमीस के पास जाने लगता है, पर तभी अचानक से वो रुक जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि उसके चारों तरफ वायर लगी हुई थी। एक बंदा ये सब कुछ कर रहा होता है। ली का मन बदल जाता है। वो पैलेस से बाहर निकलते हुए सोचता है कोई बात नहीं, मैं इसे खुद खा लूंगा। एक घबराई हुई बिल्ली का डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं बस कावा से कुछ खुफिया जानकारी निकाल लूंगा। उसके जाने के बाद वो पर्सन उन वायर्स को वापस समेट लेता है। देन वो मेहमीस के पास जाता है। मेहमीस कहता है तुम वापस आ ही गए। इसके बाद हमें बताया जाता है इस पर्सन का नाम है वी लावेसा, जिसे मैं वी पुकारूंगी। वो पर्सन चीफ था इंटेलिजेंस एंड अंडरकवर गार्ड्स का।
वी अपना मार्क्स हटाते हुए कहता है, उसने आपको डिसरेस्पेक्टफुल दिखाया, अगली बार मैं सीधे उसे मार दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईवी के ऊपर। ईवी ली को एक पेंट्स दिखा रहा होता है। ली कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। ईवी कहता है ठीक है, तुम इसे जल्दी से ट्राई करो। ली कहता है क्या पेंट चेंज करने के दौरान तुम मुझे देखते रहोगे? ईवी कहता है वेल ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। पर तभी सडनली कोई उसे खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। जब ली पीछे पलट के उन दोनों को देखता है वो तो बिल्कुल शॉक में पड़ गया था। वो सोच रहा होता है 3500 साल पहले इबीज में दो लड़के वो ओपनली एक दूसरे को अफेक्शन दिखा रहे थे। वी ली को दुश्मन की नजरों से घूर रहा होता है। ली सोचने लगता है वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है। तभी ईवी कहता है अरे वी शांत हो जाओ, तुम्हें जेलस फील करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने उसे पेंट बदलते हुए देखा है, पर हमारा रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जैसे सर्कस का ओनर और बंदर के बीच रहता है। ये सुन के वी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसते हुए देख ली सोचता है अब ये सिचुएशन ज्यादा इंटेंस नहीं लग रही। ली पूछता है ये कौन है? ईवी कहता है उसका नाम वी है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। वी ये वही सुनहरे बालों वाला लड़का है। वी उसके करीब जाते हुए कहता है तुम पानी उबाल के पीते हो और तुम खाना पका के खाते हो। ये किसी दूर ईस्टर्न भूमि की परंपरा है और तुम पैंट्स पहनते हो नोमादिक लोगों की तरह जो नॉर्थ वेस्ट में रहती है। वो घुड़सवारी और शूटिंग में बहुत अच्छे हैं और वो लोग फ्रॉक की भी पूजा करते हैं। अब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर है, पर तुम असलियत में कौन हो मैं भी तुम्हें फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ सुन के ली सोचने लगता है आखिर ये पर्सन कौन है। ऐसा लग रहा है वो कोई इन्वेस्टिगेटर है। फिर वो आगे सोचता है ये काफी इम्प्रेसिव है। मैंने अपने मॉडर्न साइड को छुपा के रखा, फिर भी उसने बहुत कुछ चीजें ढूंढ ली। पर सीरियसली ये फ्रॉक की बात कहाँ से आ गई? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फ्रॉक की पूजा करता हूँ? तभी ईवी कहता है तुम अभी अभी यहाँ पे पहुँचे हो, इसीलिए तुम्हें इस सुनहरे बालों वाले पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, इसीलिए तुम्हें उसको लेकर ज्यादा सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। तभी वी उसे कहता है तुम्हारे मन में उसके लिए अच्छे फीलिंग्स है, इसीलिए तुम्हें इजीली उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें धोखा खाने से सावधान रहना होगा। ईवी कहता है हाँ हनी, मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। उन दोनों को इस तरह से लवी डबी होते हुए देख के ली सोचने लगता है अरे यार कोई मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो। देन वी उसे एक किट दिखाते हुए कहता है ये क्या है, क्या तुम मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या ये किसी तरह का सीक्रेट वेपन है या फिर कोई पॉइजन? ली सोचने लगता है ये तो मेरा सर्जिकल किट है। ली कहता है ये नीडल और थ्रेड है, इसके जरिए हम कपड़े सिलाई कर सकते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पे आज गार्ड काम करता हूँ और मेरे पास बस एक ही आउटफिट है। वी कहता है क्या तुम बोन के नीडल और गोट के इंटेस्टाइन को थ्रेड समझते हो और तुम इन्हें हनी के अंदर स्टोर करके रखते हो? सीरियसली? और मुझे सुनने को मिला है कि हिज मैजेस्टी के सामने तुमने किसी को किक मारा था और आर्चरी कंपटीशन में तुम टॉप आए थे। ये बहुत बड़ी ध्यान खींचने वाली बात है ना? तुम बहुत कुछ जानते हो। इन सब चीजों को लेके तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो जो कि हमारे कंट्री के नहीं है? क्या तुम यहाँ पे न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो? या फिर तुम हिज मैजेस्टी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो अपने फायदे के लिए? ये सब कुछ सुन के ली परेशान होने लगता है, पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वी कहता है तुम एक रैंडम आउटसाइडर हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो फिर तुम कभी भी ईवीज के पावर सेंटर से नहीं जुड़ते। हिज मैजेस्टी ईवीज के भविष्य का भार अपने कंधे पे उठाते हैं। किसी और की वजह से वो अपने रास्ते से भटकने का जोखिम उठा नहीं सकते। ये सुन के ली हैरान हो जाता है और सोच रहा था क्या रास्ते से भटकना? ली कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं एक रैंडम आउटसाइडर हूँ और मैंने हमेशा इतिहास में घटी हुई घटनाओं का सामना किया है। हिस्ट्री ही मेरा रिलीजन है। ये सुन के बी कहता है ओह क्या सच में? ईवी कहता है अरे यहाँ पे हम लोग एनिमीज नहीं है। ली कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो बस छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हें इतने गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैं तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी तो मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। वैसे ईवीज का इतिहास तुम जैसे लोगों की वजह से बना है, मेरी वजह से नहीं। मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा।
वी कहता है अच्छा होगा कि तुम नहीं करो। जो लोग तूफान के करीब जाते हैं वो जितने करीब जाते रहते हैं उनके लिए खतरा उतना बना रहता है। जब तुम इन सब चीजों में शामिल हो जाते हो तो ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि तुम इंटरफेयर करोगे या नहीं। बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। क्या तुम इसके नतीजे को संभाल सकते हो? ये सुन के ली कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है एक कमरे में ईवी और वी दोनों साथ में थे। ईवी कहता है कुछ समय से हम उसके ऊपर सीक्रेटली टेस्ट कर रहे हैं। तुमने इस तरह से उसका सामना किया, ये देख के मैं सरप्राइज हो गया था। क्या हीज मैजेस्टी ने तुम्हें ये करने के लिए कहा था? वी कहता है नहीं, तुम तो मुझे जानते ही हो। अगर मुझे कोई पसंद नहीं आता है तो मैं तुरंत उसका सामना करने से नहीं डरता। ये बहुत बुरी बात है कि उस आदमी को अरेस्ट करके मैं पूछताछ नहीं कर सकता। ईवी कहता है तो फिर ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है। मुझे नहीं लगता तुम उसे पहले भी जानते थे, तो फिर तुम उसके साथ इतने सख्त पेश क्यों आए? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो मेमीज के साथ था। मेमीज कहता है ये तो गड़बड़ है, ये बस थोड़ी सी जानकारी है जो हमें उसके बारे में मिली है। वो कहाँ से आया है ये जानना पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। वी कहता है हाँ। मेमीज कहता है हमारे पास बहुत काम पड़े हैं, इसीलिए फ्यूचर में उसके बारे में और भी इन्वेस्टिगेट करना ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकता। वैसे उसे परखने के लिए तुम्हें सिल्क थ्रेड ट्रिक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जो कि तुमने कुछ देर पहले किया था। वो जो भी करना चाहे तुम उसे करने दो। अगर तुम्हें लगे कि वो कोई मुसीबत में है तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। भी ये सब कुछ ईवी को बता रहा होता है। वो गुस्से से कहता है मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता, और उसने कहा कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। उसने ऐसा क्यों कहा? वो तो बस एक फॉरेनर है। ईवी सोचने लगता है अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इसी रीजन की वजह से वो उस सुनहरे बाल वाले लड़के से इतना गुस्से में था। वो भी को हक करते हुए कहता है कम ऑन, हिज मैजेस्टी को इससे कोई भी परेशानी नहीं है। वैसे हम लोगों का मिशन है हिज मैजेस्टी के साथ रहना। मैं सही कह रहा हूँ ना? वी उसके सर में पेट करते हुए कहता है जब से वो छोटा था तुम उसके साथ रहते आ रहे हो और हमेशा उसका ख्याल रखते हो। ये उसकी माँ की भी मरते समय की इच्छा थी कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। मैं समझ सकता हूँ। ईवी पूछता है इस बार तुम कितने दिन यहाँ पे रहने की प्लानिंग कर रहे हो? देन तुम किस कंट्री की जासूसी करने के लिए जा रहे हो? वी कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। हिज मैजेस्टी ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए इस सिटी पे रहूं। ये सुन के ईवी कुछ समझ नहीं पाता है। वी कहता है महंगा में एक तूफान आने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ली को दिखाया जाता है। वो वी के बातों के बारे में सोच के खोया हुआ था। वो सोच रहा होता है ईवीज के पतन के बाद उस युग में हमारे पास कोई सफिशिएंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं होंगी। ये कहा नहीं जा सकता है कि ये किंग अंतिम शासक था। कुछ फॉरेनर का खतरा है और चर्च हमेशा कोशिश करता है ईवीज के पावर को अपने हाथ में लेने की, पर अभी सारी चीजें स्टेबल है। किंग भले ही अत्याचारी की तरह लग रहा होगा, पर इन रियलिटी वो लोगों की परवाह करता है और वो जानता है कि कंट्री को कैसे चलाया जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता ईवीज इतनी आसानी से बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ क्या वो वही स्टोन स्टेचू है। उसके चारों ओर मौजूद सभी खतरों के बावजूद उसके आसपास बहुत सारे योग्य लोग हैं। तो फिर मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व होके मुसीबत में क्यों पड़ूं? देन वो आगे सोचता है टाइम ट्रैवल के दौरान मैं वो सोच रहा था रॉकी के साथ मैं अपना समय कैसे बढ़ा सकता हूँ। अभी एंशिएंट टाइम में इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम कल्पना से भी परे होगी। इतिहास प्रेमी होने के नाते मैं सोच रहा हूँ मुझे नेचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की तरह जो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा डियर को बचाने के लिए, जिसे एक लायन खाने वाला होगा। अगर मैंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा लग रहा है मैं एक गेमर हूँ जो टाइम ट्रैवल से खेल रहा है, पर मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना। एंड वो परेशान होकर सोचता है बाकी चीजों के लिए खैर इंतजार करके देखते हैं। तभी यकीन उसे जोर से पुकारने लगता है। देन वो उसके कान खींचते हुए कहता है तुम यहाँ पे खोए हुए क्यों हो? तुम्हें तो अभी गार्ड का ड्यूटी करना चाहिए। ली कहता है आओ मुझे दर्द हो रहा है। वैसे तुम कौन हो? यकीन चिल्लाते हुए कहता है मैं इंपीरिकल गार्ड्स का चीफ हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ।
यकीन ली को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक लेडी आके कहती है, यकीन तुम यहाँ पे हो। उस लेडी को देख के यकीन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो लेडी यकीन को खींचते हुए कहती है, तुम अपना शिफ्ट क्विट कर लो, अपनी दवा बदलने के लिए मेरे साथ चलो। यकीन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मैं 12 दिन से बिस्तर में पड़ा हुआ था, अब मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे पेट्रोलिंग करना है। ये सुन के ली पूछता है, चीफ क्या आप बीमार हैं? कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है यकीन अभी बैरक्स के बालकोनी में था। यकीन कहता है, क्या तुमने इन रेड बैंडेज को देखा? मेरी वाइफ ने इसे रैप किया है। ली गुस्से से सोच रहा होता है, ये कोई फैंसी रेड स्कर्ट नहीं है, तुम इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? इसके बाद हमें उस लेडी को दिखाया जाता है, उसका नाम है इमू। वो डॉक्टर थी और यकीन की वाइफ। इमू कहती है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे ये चोट तब आई जब एक गुस्सैल भीड़ ने उसे लाठियों से पीटा। इस मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ली कहता है, क्या? इमू कहती है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, उन्हें शांत करने के लिए यकीन ने गार्ड्स भेजे थे। यकीन कहता है, उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब से वो गार्ड बना है वो कभी भी पेट्रोलिंग पे नहीं गया है। यकीन आगे कहता है, कुछ दिनों पहले सिटी गेट पे कुछ कारीगर ने दंगा किया था। उनमें से ज्यादातर शिल्प कलाकार थे जो कब्र बनाने में मदद करते थे, और अपनी नौकरी खोने के बाद वो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किसी रीजन की वजह से हिज माजेस्टी ने जिन लोगों को भेजा था वो हम तक नहीं पहुंचे, इसीलिए उन्होंने गेट पर बहुत हंगामा किया। लकीली किसी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई थी और ये दंगा शांत हो गया था। ये सुन के ली सोचने लगता है, इसमें चर्च का हाथ होगा। हिज माजेस्टी ने उनका टेम्पल और टॉम्स को बनाने से मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। पर इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी यकीन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अपने ताकत बढ़ाने की जरूरत है, तभी तुम भीड़ की मार झेल पाओगे। इमू कहती है, चुपचाप बैठो, मुझे दवा लगाने दो। ली सोच रहा होता है, मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। तभी ली उस दवा को देखता है और कहता है, वेट ए मिनट, क्या ये किसी तरह का पोषण है? इमू कहती है, हाँ, ये एक ट्रेडिशनल दवा है जिसमें गौमूत्र जैसी कई चीजें मिली हुई है। ये सब कुछ सुन के ली शौक में पड़ जाता है। इमू कहती है, तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा क्यों हो गया? ये सोचने लगता है, अगर मैं डिसइंफेक्शन करूंगा तो मैं इतिहास के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करूंगा ना? देन वो इमू से कहता है, डॉक्टर शायद मैं अनाड़ी दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ स्किल है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, ली अच्छे तरीके से उसकी मरहम पट्टी कर देता है। उस दवा के बदले उसके चोट को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसने होममेड अल्कोहल का इस्तेमाल किया। यकीन कहता है, तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे हो ना? मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। ली कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पट्टी लगाने के बाद ली सोचता है, होपफुली तुम्हारी वाइफ जब वापस आ जाएगी वो इन सब चीजों को नोटिस नहीं करेगी। पर उसकी वाइफ उसके पीछे ही थी। वो घबराते हुए सोचता है, वो कब वापस आ गई? इमू कहती है, तुमने इतनी जल्दी बैंडेज लगा लिया? देन इमू आगे कहती है, इसी टेम्पल के प्रीस्ट से मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की है, पर तुम्हारा ट्रीटमेंट मेथड कुछ अलग है। ये सुन के ली घबराते हुए सोच रहा होता है, मैंने जो किया क्या उसे पता चल गया? इमू हंसते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत समय पहले ही चर्च को छोड़ दिया था। ये सुन के ली सोचने लगता है, वो किंग के साइड में है, मुझे लगता है उसे किंग के बारे में बहुत कुछ पता होगा। ली कहता है, तो आप चर्च का हिस्सा हुआ करती थी। मैंने सोचा था कि सदस्य होने का मतलब है अपना पूरा जीवन गॉड के सेवा में समर्पित करना। इमू कहती है, खैर मैं वहाँ पे यकीन से मिली, उसके पकड़ से खुद को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल था। यकीन कहता है, हमारे बच्चे के खातिर मेरे पीठ को थपथपाना बंद करो। ये सुन के ली पूछता है, मुझे तो पता ही नहीं था चीफ का एक बेटा भी है, वो बच्चा कितना साल का है? इमू कहती है, उसने अभी अभी चलना सीखा है। ली कहता है, मैंने एक बार हिज माजेस्टी को शावर लेते हुए देखा था, तब उनके पास कोई भी मेड्स नहीं थी। क्या ये वियर्ड नहीं लग रहा? मेरा मतलब ये है कि इस एज में उसे फैमिली बसा लेनी चाहिए। ये सुन के इमू कहती है, क्या फैमिली? उसका कोई फैमिली नहीं है। अगर मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊं तो? तभी यकीन कहता है, एक राजा के लिए सिंगल होना ये नॉर्मल है। जब बात रॉयल फैमिली की आती है तब तुम्हें अपने काम से मतलब रहना चाहिए।
ये सुन के ली सोच रहा होता है ये पर्सन कुछ ज्यादा ही अलर्ट लग रहा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ली वहाँ से जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है उन लोगों से पूछताछ करके मुझे कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है, पर एक पर्सन ऐसा है जो बिना सस्पिशियस के उसे ट्रस्ट करेगा। वो और कोई नहीं बल्कि कावा है। इसके बाद हमें कावा को दिखाया जाता है। वो टॉप टावर के ऊपर खड़ा हुआ था, तभी उसके पास ली पहुंच जाता है। ली कहता है मुझे पता था तुम हाईएस्ट टावर के ऊपर ही रहोगे। कावा कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ली कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कावा कहता है किस चीज के बारे में? क्या तुम्हें पता है हीज मैजेस्टी के साइड में रहने के लिए मैं अपना शिफ्ट बदलता रहता हूँ। वो कावा का हाथ पकड़ते हुए कहता है सच कहूँ तो मैं हीज मैजेस्टी का बड़ा फैन हूँ। ये सुन के कावा हैरान हो जाता है और कहता है जरा रुको, क्या तुम उस अत्याचारी के फैन हो? सीरियसली? ये सुन के ली भी शौक में पड़ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कावा उसका फैन है। ली उसे पूछता है जरा रुको, क्या तुम भी उसके फैन नहीं हो? तुम्हारे हाथों पे भी ब्लैक मोल है। तुमने ये जिस पर्सन को मेंशन किया था तब वो किंग के बारे में बात नहीं कर रहा था। कावा कहता है मेरे लॉर्ड को उस पैलेस के अंदर बंदी बना के रखा गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं उसका ध्यान खींच भी नहीं सकता। उसे भी मेरे हाथ पसंद है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इन हाथों का अच्छे से ध्यान रखूं। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं, इसीलिए मैंने गार्ड टीम को ज्वाइन किया। टॉप आर्चर बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की ताकि मैं यहाँ पे खड़ा होके उसे देख सकूं और उसे प्रोटेक्ट भी कर सकूं। ली कहता है तुम उसके लिए इतने दीवाने हो तो फिर तुम उसे ले क्यों नहीं जाते कावा? कावा कहता है मैं ऐसा जरूर करूंगा। मैं धरती के अंत तक जाऊंगा और सिर्फ उसके लिए सब कुछ जोखिम में डाल दूंगा। ये सुन के ली सोचता है क्या उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है? कावा कहता है पर वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहती, नहीं तो मैं उसे कब का बाहर निकाल लेता। हालांकि किंग ने उसे बंदी करके रखा है, फिर भी मैं अपना जान की दाव लगा के उसे बाहर निकाल लेता। ली कहता है जरा रुको, आखिर किंग ने किसे बंदी बनाया है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कावा उसे धीरे से कहता है किंग ने उसकी पहचान गुप्त रखी है और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि वो रियल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं उसके ऊपर नजर रख रहा था। इतने सालों तक इधर उधर ताक झाक करने और गहराई की खोजबीन करने के बाद आखिरकार मुझे सच्चाई का पता चल गया। वो किंग की एल्डर सिस्टर है, सेकंड प्रिंसेस। उसका नाम है मिमी। मिमी नाम सुन के ली हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है किंग ने उसे एक बार कहा था कि उसका नाम मिमी है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।